नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाषा शिक्षण की वीडियो की मैराथन क्लास में आपका स्वागत है। यह क्लास शिक्षण वीडियो की मैराथन रहेगी, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले भाषा क्या है। भाषा मानव जीवन का ऐसा अभिन्न अंग है जिसके बिना हम संसार में किसी व्यवहार की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मनुष्य द्वारा व्यक्त वाणी को भाषा कहा जाता है। यह कथन है महर्षि पतंजलि का कथन है। मैक्स मुलर का कथन है, भाषा यदि प्रकृति की देन है तो निस्संदेह यह प्रकृति की अंतिम और सर्वश्रेष्ठ रचना है। यह मैक्स मुलर का कथन है। भाषा एक मानवीय कलाकृति है। भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक क्रम वेरी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। इनकी ट्रिक हैं सुबोपली यानी LSRW, लिजनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। डॉक्टर मौर्य मोंटेसरी के अनुसार भाषा सीखने का सही क्रम है सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, फिर लिखना, फिर पढ़ना। अंतिम वाले को पहले और थर्ड वाले को फोर्थ पर बताया है डॉक्टर मौर्य मोंटेसरी ने। इनका जन्म 1870 में इटली में हुआ था और डॉक्टर मौर्य मोंटेसरी को शिशु केंद्रित शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। शिक्षण विधियाँ। शिक्षण शब्द 6 धातु 6 प्लस अन से बना है। शिक्षण शब्द अंग्रेजी के टीचिंग से बना है। शिक्षण 3 प्रकार से करवाया जाता है, क्या, क्यों और कैसे। क्या के अंतर्गत जिस पाठ्यक्रम क्या है और उसका उद्देश्य क्या होगा और कैसे पाठ्यक्रम को पूरा करवाया जाएगा, यानी कैसे उसके प्रयोग में ली जाने वाली विधियाँ हैं। जो जैसे अंग्रेजी भाषा के मेथड शब्द से बना है विद्या। मेथड का अर्थ होता है विधि और मेथड का अर्थ होता है रास्ता, यानी रास्ता दिखाना। शिक्षण विधि विश्व में सर्वप्रथम 1961 ईस्वी में अमेरिका से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कीथ एचिसन ने सर्वप्रथम इस पर काम किया था। और शिक्षण विधि का भारत में सर्वप्रथम 1963 ईस्वी में इलाहाबाद में सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर D.D. तिवारी ने शिक्षण विधियों पर काम किया। भाषा मनोविज्ञान के 3 सोपान हैं, यानी चरण और प्रक्रिया, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जिज्ञासा। जिज्ञासा क्या है? परिवार के सदस्यों की बातचीत या व्यवहार के आधार पर बच्चे में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। फिर है अनुकरण। अनुकरण का अर्थ होता है नकल करना, देखकर सीखना, अर्थात देखकर सीखना। जब एक शिक्षक की भांति परिजन उस बालक को किसी ध्वनि का उच्चारण सुनाते हैं, फिर बच्चा उस ध्वनि को बोलता है, उसे अनुकरण कहा जाता है। फिर है अभ्यास। जब किसी बालक में शब्द का उच्चारण पैदा हो जाता है तो उसका बार बार अभ्यास करके उन शब्दों का स्थायी बना लेते हैं। बार बार अभ्यास करके शब्दों को स्थायी बना लिया जाता है। क्वेश्चन है भाषा मनोविज्ञान के अनुसार एक बालक में भाषा का विकास किस महत्वपूर्ण कारक से होता है? तो इसका आंसर रहेगा अभ्यास। क्वेश्चन है बालक में भाषा का जन्म किस कारक से होता है? तो बालक की जिज्ञासा से भाषा का जन्म होता है। भाषा सीखने के उपागम है, यानी जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास, ये भाषा सीखने के उपागम है। क्वेश्चन है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः ऑप्शन है 1 भाषा शिक्षण का कार्य घर पर ही किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी उनकी इस क्षमता का भरपूर प्रयोग करते हुए भाषाई नियम सिखाने चाहिए। ऑप्शन सी बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध करवाना चाहिए।
भाषा शिक्षण का कार्य नहीं किया जाना चाहिए, यानी पॉजिटिव आंसर देना है। तो इसका आंसर रहेगा सी, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध करवाना चाहिए ताकि बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता विकसित हो सके। अब है भाषा का बिंब। भाषा के बिंब, बिंब का मतलब होता है चित्र। जब भी कोई वस्तु, व्यक्ति, शब्द, वर्ण, अक्षर आदि हमारी आंखों के सामने आते हैं तो उनका चित्र हमारे मस्तिष्क में बन जाता है और वे स्थायी हो जाते हैं, उन्हें भाषा बिंब कहते हैं। जैसे हमारे दिमाग में आता है गाय, तो गाय का बिंब यानी चित्र हमारे दिमाग में याद आ जाता है कि गाय ऐसी होती है। भाषा बिंब मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला है दृश्य बिंब, यानी देखना। जब कोई वस्तु, व्यक्ति, शब्द आदि हमारी आंखों के सामने होते हैं तो उनका चित्र हमारे मस्तिष्क में बन जाता है, उसे दृश्य बिंब कहते हैं। श्रव्य बिंब यानी सुनना। जब किसी आवाज़ या नाम सुनकर हमारे मन में बिंब बन जाते हैं वहाँ श्रव्य बिंब कहलाता है। थर्ड है विचार बिंब। विचार का मतलब सोचना। जब कोई दृश्य या दृश्य बिंब इस प्रकार से हमारे मस्तिष्क में बनने वाले लगते हैं, उसकी उपयोगिता महसूस होने लगती है तो विचार बिंब कहलाता है। 4 नंबर प्रकार है भाव बिंब, यानी भावनात्मक जुड़ाव। भावनात्मक जुड़ाव से संबंधित है। जब हम किसी विचार बिंब को आत्मा के संपर्क से बनते हुए पाते हैं और उनके साथ ही हमारी भावनाएं जुड़ जाती हैं, उसे ही भाव बिंब कहा जाता है। अब क्वेश्चन है, संदीप सर मेरे सामने खड़े हैं, उपयुक्त कथन से बिंब निर्मित हैं। तो संदीप सर हमारे सामने खड़े हैं, इसका मतलब ये दृश्य बिंब है। हम देखकर उसका बिंब हमारे मस्तिष्क में बिंब बन रहा है, इसका मतलब दृश्य बिंब है। गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाते हैं, वह कौन सा बिंब है? तो वे भाव बिंब है। अब है शिक्षण विधियाँ। सबसे पहली विधि है अनुकरण विधि। इसका अर्थ होता है किसी आदर्श की नकल करना, यानी देखकर सीखना, यह अनुकरण विधि कहलाती है। इनका जनक है प्लेटो। प्लेटो को अनुसार नकल करना ही अनुकरण विधि कहलाता है। और प्लेटो का शिष्य है अरस्तु। इनका कथन है हुबहू नकल जरूरी नहीं होती है। अनुकरण विधि प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी होती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और अमनोवैज्ञानिक है। अनुकरण विधि में आदर्श होता है। क्वेश्चन है, ऑप्शन है बालक, अध्यापक, पाठ्यक्रम और उपयुक्त सभी। तो अनुकरण विधि का आदर्श हैं अध्यापक, शिक्षक, इसलिए यानी बाल केंद्रित नहीं है, इसलिए शिक्षक केंद्रित यह विधि है, तो इसको मनोवैज्ञानिक विधि कहा जाता है। जो भी विधि बाल केंद्रित होगी वह मनोवैज्ञानिक विधि होगी। अनुकरण 3 प्रकार से होता है। लेखन अनुकरण जो प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है, उच्चारण अनुकरण और लेखन अनुकरण दोनों। तीसरा प्रकार है रचना अनुकरण जो माध्यमिक स्तर पर उपयोगी है। सबसे पहला है लेखन अनुकरण, यानी रूपरेखा लेखन। जैसे रूपरेखा बना दी जाती है, क को ऐसे लिखने के बाद फिर बच्चों को सिखाया जाता है ऐसे, इस पर फिर कलम द्वारा फिर उस पर लिखा जाता है, यानी ये स्वतंत्र लेखन है। जैसे क अध्यापक द्वारा लिखाया जाता है, फिर उसी प्रकार बालक लिखता है उस पर। दूसरा है उच्चारण अनुकरण, यानी बच्चों को बोलकर सिखाना, ये उच्चारण अनुकूल है। रचना अनुकूल जैसे प्रार्थना पत्र, निबंध लिखना, यह रचना अनुकूल है। जैसे गाय के बारे में निबंध लिखना। क्वेश्चन है इसके, अनुकरण वाचन के प्रकार होते हैं। तो अनुकरण वाचन के प्रकार 2 होते हैं, स्वतंत्र वाचन और लिखित वाचन। लेखन अनुकरण जब एक शिक्षक बालक को लिखना सिखाता है तो उसके लिए वह अपने कार्यों का अनुकरण करता है। लेखन अनुकरण 2 प्रकार का होता है, रूपरेखा लेखन और स्वतंत्र लेखन। रूपरेखा लेखन में जब अध्यापक बालक को किसी वर्ण, अक्षर, शब्द की रूपरेखा बनाकर देता है और उस रूपरेखा का अनुकरण करते हुए बालक लिखता है और रूपरेखा लेखन कहलाता है। स्वतंत्र लेखन
जब कक्षा में बालक बोर्ड के अक्षरों को देखकर अपनी कॉपी में उतारे उसे स्वतंत्र लेकर कहलाता है, यानी बालक देखकर लिखता है। जो भी श्याम पट्ट पर लिखा होता है उसको देखकर बालक अपनी कॉपी में लिखता है, वो स्वतंत्र को लेखन होता है। उच्चारण अनुकूल यानी बोलकर। प्राथमिक स्तर पर छात्रों को शुद्ध बोलना सिखाने के लिए ये उपयोगी है, और इस पद्धति में अध्यापक एक एक शब्द कहता जाता है और बालक उस विधि को अनुकरण करता है। उस ध्वनि का उच्चारण करता है बालक, और यह सर्वाधिक उपयोग इसका जहाँ पर एक अक्षर की एक से अधिक ध्वनियाँ होती हैं वह, अर्थात जहाँ पर लिखा कुछ जाता है और पढ़ा कुछ जाता है। जैसे कुट, कुट का अर्थ होता है कट, जैसे पुट है, इस समान शब्दों को सिखाया जाता है। फिर रचना अनुकरण माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है ये, और छात्र दिए हुए विषय पर उसी के अनुरूप रचना करने का प्रयास करता है। जैसे दीपावली का निबंध सिखाकर होली का निबंध लिखने को कहा जाता है। यह विधि पूर्णतः अमनोवैज्ञानिक है। इसमें भाषा तो छात्रा की होती है, किंतु शैली के लिए आदर्श रचना पर निर्भर करना पड़ता है, इसलिए अमनोवैज्ञानिक है। अनुकरण वाचन के बाद उच्चारण अभ्यास करवाया जाता है, और बुनियादी शिक्षा में अनुकरणात्मक विधि सफलतम विधि है। अनुकरण विधि में अध्यापक को अच्छे आदर्श प्रस्तुत करने होते हैं इस विधि में, और अनुकरण विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण कर पढ़ना, लिखना व नवीन रचना करना सिखाता है। अनुकरण का सिद्धांत हेगार्ड द्वारा दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुकरण का सिद्धांत हेगार्ड द्वारा दिया गया। फिर अगली विधि है ध्वन्यात्मक विधि। ध्वनि का मतलब होता है आवाज़, यानी ध्वन्यात्मक विधि का जनक है माइकल सोमर। सोमर का जन्म 1935 में हुआ, और यह विधि प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। उच्चारण कौशल का इस विधि से विकास होता है, और इस विधि में समान ध्वनि वाले शब्द बच्चों को लिख कर दिए जाते हैं, और उनका अनुसरण करते हुए बच्चे नए शब्दों की रचना करते हैं। जैसे कल, चल, दल, बल, पल, छल इत्यादि समान शब्दों को बच्चों द्वारा लिखवाया जाता है। ध्वन्यात्मक विधि संश्लेषणात्मक कहलाती है, क्योंकि इसमें अक्षर से प्रारंभ करते हैं और अक्षरों के जोड़ या संश्लेषण से शब्द बनाते हैं। जैसे कमल लिखना तो सबसे पहले क, फिर म, फिर ल, ऐसे करके जोड़कर बच्चों को सिखाया जाता है कमल। संश्लेषण का अर्थ होता है वर्ण से शब्द बनाना, और विश्लेषण का अर्थ होता है शब्द से वर्ण बनाना। ध्वन्यात्मक विधि का प्रयोग भक्तिकालीन कवियत्री के समय से शुरू हुआ है, और मीरा, रसखान, सूरदास, तुलसीदास आदि के काल से ध्वन्यात्मक विधि का प्रयोग किया जा रहा है। तीसरे, एक शिक्षक अपने बालकों को पायो जी मेरे धन रतन पायो नामक पाठ पढ़ाते समय संभवतः किस उपगम का प्रयोग में लेता है, तो इसमें ध्वन्यात्मक उपागम विधि का प्रयोग लेगा। अब ध्वन्यात्मक विधि के गुण कौन कौन से हैं, तो ध्वन्यात्मक विधि मनोवैज्ञानिक विधि है, और ध्वन्यात्मक विधि द्वारा बालक रुचिकर तरीके से समान ध्वनि वाले बहुत सारे शब्दों को इकट्ठा कर सकता है। भक्तिकालीन रचनाओं के शिक्षण को रुचिकर बनाते हैं, और इस विधि के दोष हैं कई बार बालक अशुद्ध ध्वनियों का निर्माण कर लेता है, जैसे रल है, यह कोई शब्द नहीं है, और इस विधि में समय अधिक खर्च होता है, ये इसके दोष है। अगली विधि है श्रुति लेखन विधि। श्रुति का अर्थ होता है सुनना, और लेखन का अर्थ होता है लिखना, यानी इसका अर्थ हुआ सुनकर लिखना। अब श्रुति लेखन की प्रक्रिया है, अध्यापक पहले दिन बच्चों को पाठ बताएगा, याद करने के लिए कहा जाएगा, और श्रुति लेख में गद्यांश तथा 15 से 20 शब्द कठिन होने चाहिए, और बच्चों की अशुद्धियों पर गोला लगाकर शुद्ध शब्द लिख देते हैं। फिर बच्चों को वही शब्द 10 बार लिखने को दिया जाता है इस विधि के अंतर्गत।
बच्चों की प्रशंसा को प्रोत्साहित करें। और सीतावाद्य यानी ग्रामोफोन या ध्वनि लेख यंत्र, टेप रिकॉर्डर का भी प्रयोग श्रुति लेखन में किया जाता है। श्रुति लेखन का उद्देश्य छात्रों की वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के लिए और शुद्ध शब्द लिखने की क्षमता का विकास होता है। इस विधि से नवीन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखना, और यह विधि मनोवैज्ञानिक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस विधि के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? तो श्रुति लेखन विधि का उद्देश्य नहीं है, जो सेकंड ग्रेड 2019 पूछा गया ये प्रश्न है। लेखन गति का विकास करना, वाचन गति का विकास करना, एकाग्रता का विकास करना और शुद्ध व स्पष्ट लेखन का विकास करना। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, वाचन गति का विकास करना। सेकंड नंबर क्वेश्चन है इसका, श्रुति लेखन में किस कौशल का अधिक विकास होता है? तो श्रुति लेखन में श्रवण लेखन का अधिक विकास होता है। अगली विधि है व्याकरण अनुवाद विधि। यह सर्वाधिक प्राचीन विधि है और इसके उपनाम में परंपरागत विधि, शास्त्रीय विधि, भंडारकर विधि। वेरी इंपॉर्टेंट है भंडारकर विधि। सर्वप्रथम राम गोपाल कृष्ण भंडारकर ने संस्कृत में इसका विधि का प्रयोग किया था और इस विधि के प्रवर्तक राम गोपाल कृष्ण भंडारकर हैं। और इस विधि को भी परोक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि भी कहा जाता है। इस विधि के अंतर्गत मातृभाषा के माध्यम से नवीन भाषा का ज्ञान देना, कोई भी भाषा के साथ अन्य भाषा का ज्ञान मातृभाषा में देना। इसे भारत देश में इस विधि का प्रयोग अन्य भाषाओं को सिखाने के लिए किया जाता है और व्याकरण को भाषा की आत्मा कहा जाता है। माध्यमिक या उच्च प्राथमिक स्तर पर सर्वाधिक यह विधि उपयोगी है और सर्वप्रथम व्याकरण सिखाया जाता है, फिर शब्द, फिर वाक्य रचना, फिर शब्द, संज्ञा, सर्वनाम आदि का ज्ञान करवाया जाता है। और इस विधि के दोष हैं, बोलने का अभ्यास नहीं होता है इस विधि में, और यह विधि रटन प्रवृत्ति पर बल देती है और भाषा का व्यवहारिक पक्ष उपेक्षित रहता है। और यह विधि अमनोवैज्ञानिक है तथा अरुचिकर विधि है क्योंकि यह रटने पर बल देती है। छात्र में मौलिकता का विकास नहीं हो पाता है और इसमें व्याकरण शिक्षण यानी साध्य बन जाता है, यानी साधन बन जाता है। अब इसका क्वेश्चन है भंडारकर विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किस भाषा में किया गया था? तो इसका आंसर है संस्कृत भाषा में इस विधि का प्रयोग किया था। अगली विधि है आगमन और निगमन विधि। वेरी इंपॉर्टेंट है, आज से याद रख लेना। उदाहरण से नियम की ओर विधि चलती है और निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है। और यह भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है और इस विधि का जनक है अरस्तु। और इसका अर्थ है प्रत्यक्ष उदाहरणों, अनुभवों से निष्कर्ष निकालना, ये इसका अर्थ है। इस विधि में सबसे पहले विषय वस्तु से संबंधित उदाहरण दिए जाते हैं और उदाहरणों के आधार पर नियम स्थापित किए जाते हैं। आगमन विधि के दो रूप हैं, प्रयोग प्रणाली और सहयोग प्रणाली। प्रयोग प्रणाली के अंतर्गत पहले उदाहरण प्रस्तुत करना होता है और सहयोग प्रणाली के अंतर्गत गद्य के साथ व्याकरण पढ़ाया जाता है। अब आगमन विधि के सूत्र, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना रहती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। आगमन विधि भाषा विज्ञान की महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। अब हैं आगमन विधि के गुण कौन कौन से हैं? तो ये बच्चों में रचनात्मक व आत्मविश्वास का विकास होता है और यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि है और बच्चे में ज्ञान स्थित होता है क्योंकि बच्चा स्वयं सीखता है। जो भी बच्चा स्वयं सीखेगा तो बच्चों में ज्ञान स्थायी होगा। आगमन विधि विद्यार्थियों में तर्क व चिंतन मनन करने का अवसर देती है और आगमन विधि से बच्चों में समस्या उत्पन्न नहीं होती है। प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए रुचिकर विधि है। और आगमन विधि के दोष कौन कौन से हैं? इस विधि में श्रम व समय अधिक खर्च होता है और पाठ्यक्रम जल्दी से पूरा नहीं हो पाता है
और अच्छे अध्यापक का अभाव होने के कारण ये विधि इस विधि का दोष है। दोस्तों अगली विधि है निगमन विधि। आगे बढ़ने से पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। निगमन विधि ये उच्च स्तर के लिए उपयोगी है और यह रसायन शास्त्र पर आधारित है। निगमन विधि आगमन विधि के विपरीत होती है, यानी इसमें नियम व सूत्र पर जोर दिया जाता है। इसकी परिभाषा है लैंडन के अनुसार, निगमन विधि द्वारा शिक्षण में सबसे पहले नियम स्पष्ट किया जाता है और उसके बाद अर्थ की व्याख्या की जाती है, यानी नियम से उदाहरण की ओर चलती है विधि और अंत में तथ्यों का प्रयोग करके उसको पूर्ण किया जाता है। निगमन विधि के 4 चरण हैं। नियम यानी शिक्षक छात्रों के सामने नियम प्रस्तुत करेगा। फिर है उदाहरण, नियम को सत्य सिद्ध करने के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है और फिर निष्कर्ष निकाला जाता है। शिक्षक द्वारा उदाहरण के द्वारा किसी निष्कर्ष तक पहुंचना और फिर इसका परीक्षण किया जाता है। आगमन विधि के 4 चरण हैं, उदाहरण, विश्लेषण, सामान्यकरण और परीक्षण। निगमन विधि के 2 रूप हैं, पाठ्यपुस्तक प्रणाली को रटाना और सूत्र प्रणाली। पाठ्यपुस्तक प्रणाली में नियमों को रटाना, पाठ्यपुस्तक विधि को ही सुगा विधि प्रणाली कहते हैं, सुगा विधि कहा जाता है। यह विधि सुगा विधि यानी रटत प्रणाली कहा जाता है। ये कहा था सीताराम चतुर्वेदी ने कहा, वेरी इंपॉर्टेंट है सुगा विधि, यानी तोता रटन विधि कहा जाता है इसको। सूत्र विधि में नियमों को सूत्र के द्वारा रटाना। अब हैं आगमन विधि के सूत्र, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यह नियम से उदाहरण की ओर चलती है, अज्ञात से ज्ञात की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। यानी आगमन विधि की विपरीत विधि है निगमन विधि। आगमन विधि को याद कर लेना, आगमन विधि याद हो जाएगी तो फिर अपना भी निगमन विधि याद हो जाएगी, यानी आगमन का ही उल्टा है। अब है निगमन विधि के गुण। पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो जाता है और समय व शक्ति दोनों की बचत होती है इसमें। शिक्षक के शिक्षण को सरल बनाती है ये विधि और व्याकरणिक ज्ञान जल्दी आ जाता है इसमें। इस निगमन विधि के दोष हैं, अमनोवैज्ञानिक विधि है ये और इसमें ज्ञान अस्थायी होता है और ये रटने का दोष पैदा हो जाता है और छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी है, यानी रटने पर बल देती है, इसलिए अमनोवैज्ञानिक विधि कहा जाता है इसको। अगली विधि है रसास्वादन विधि, यानी रस का अनुभव होना, यानी कविता का अर्थ न बताकर केवल रस बनना, कविता के भावों को हृदयगम करके कवि के साथ तादाद में स्थापित करना, अर्थात कवि के साथ तस्लीनता स्थापित करना। इस विधि को उपसार विधि भी कहा जाता है और क्योंकि इसका प्रयोग पाठ के अंत में किया जाता है। इस विधि को व्याकरण का ज्ञान वांछनीय है। अब इसका क्वेश्चन है रसास्वादन विधि आधारित है, तो रसास्वादन विधि रस पर आधारित है। अगली विधि है व्यतिरेक विधि, यानी तुलनात्मक विधि भी कहा जाता है इसको, तुलना करके पढ़ाना। व्यतिरेक विधि में किन्हीं 2 भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन करवाया जाता है। जैसे हिंदी में शिक्षण को इंग्लिश में टीचिंग कहते हैं, जैसे हिंदी में संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहा जाता है, ऐसे एक भाषा को दूसरी भाषा में तुलनात्मक करते इसका अध्ययन करवाना। द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है, तो यह विधि होगी व्यतिरेक विधि। ये क्वेश्चन है। भोलानाथ तिवारी ने व्यतिरेक विधि को द्वितीय भाषा की सर्वोत्तम विधि कहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है 2 भाषाओं को एक साथ शिक्षण किस विधि द्वारा सर्वोत्तम करवाया जा सकता है, तो ये विधि होगी व्यतिरेक विधि। अंग्रेजी को पढ़ाते समय हिंदी भाषा का सहयोग लेना। अगली विधि है भाषा सत्संग विधि। इसका उपनाम है प्रासंगिक विधि, अव्याकृति विधि, वैदिक व्याकरण।
ससंग मतलब सम प्लस सर्ग, यानी सम का होता है समान, सर्ग मतलब भाग, यानी बिना व्याकरण के यानी बिना वर्णमाला के ज्ञान करवाए पुस्तक पढ़नी सिखाना। इसकी परिभाषा है, इस प्रणाली में व्याकरण का ज्ञान कराए बिना भाषा के स्वरूप का अनुकूल करने का अवसर प्रदान कर छात्रों को भाषा के शब्द रूप का प्रयोग कराना सिखाया जाता है और व्याकरणिक का सैद्धांतिक ज्ञान नहीं करवाया जाता है। इस विधि के अंतर्गत व्याकरण का सैद्धांतिक ज्ञान भंडारकर विधि में करवाया जाता है, यानी व्याकरण अनुवाद विधि में व्याकरण का सैद्धांतिक ज्ञान करवाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को व्यवहारिक व्याकरण का ज्ञान देने के लिए यह विधि उपयोगी है। अब क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती है, यानी स्वतंत्र रूप से किस विधि में व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से नहीं दी जाती है, तो वह विधि है भाषा सत्संग विधि। रचना शिक्षण की विधि नहीं है, वो है भाषा सत्संग विधि। और इस विधि के गुण हैं, बालकों में शब्द का ज्ञान का अनुभव शीघ्रता से हो जाता है और बालक कम समय में पुस्तक पढ़ने लग जाता है, ये इसके गुण हैं। और इस विधि के दोष है, व्याकरण का ज्ञान स्थायी नहीं हो पाता है और इस विधि से बालकों में वर्णमाला का ज्ञान विकसित नहीं हो पाता है। इस विधि से बालकों में व्याकरण के प्रति असुरता पैदा हो जाती है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सी विधि है जिसके द्वारा शिक्षक पाठ बताते समय बालकों को उसके वास्तविक आनंद की अनुभूति करवाता है? ध्वन्यात्मक विधि, भंडारकर विधि, आगमन विधि और उपसार विधि। तो इसका सही आंसर रहेगा उपसार विधि। अगली विधि है समवाय विधि। सम का अर्थ होता है समान, वाय का अर्थ होता है वातावरण या माहौल, यानी समूह में सिखाना। समवाय विधि भाषा सत्संग विधि का दूसरा रूप है। समवाय विधि में रचना, कहानी, पद्य आदि की शिक्षा देने के साथ साथ प्रसंग और अवसर अनुकूल व्याकरण का भी शिक्षा, यानी अवसर अनुकूल व्याकरण की शिक्षा दी जाती है इसके अंतर्गत। और महात्मा गांधी जी की बुनियादी शिक्षा प्रणाली इस विधि के सिद्धांत पर आधारित है। बुनियादी शिक्षा प्रणाली में बेसिक शिक्षा कहा जाता है। वर्धा योजना, नई तालीम, बुनियादी तालीम, ये इनके उपनाम हैं बुनियादी शिक्षा के। वेरी इंपॉर्टेंट है। और महात्मा गांधी ने सूत काटना सिखाया था, यानी बुनियादी शिक्षा पर आधारित है। दो तत्वों को साथ लेकर चलना, और इस विधि को सहयोग विधि भी कहा जाता है। समवाय विधि के 3 तत्व होते हैं, उद्योग, भौतिक वातावरण और सामाजिक वातावरण। क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा की अवधारणा दी थी, तो ये अवधारणा दी थी महात्मा गांधी जी ने। समवाय विधि एक प्रकार से हैं, तो ये शिक्षा में संपूर्ण वातावरणीय ज्ञान पर आधारित हैं, ये विधि समवाय विधि। अब ये समवाय विधि के सिद्धांत कौन कौन से हैं? समप्रत्यात्मकता का सिद्धांत हर्बर्ट ने दिया था, और सहसंबंध का सिद्धांत हर्बर्ट, केंद्रीकरण का सिद्धांत जिल्लर, और जीवन केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत फ्रोबेल ने दिया, और समंजसीकरण का सिद्धांत दिया था डीवी ने, और समवाय विधि का सिद्धांत दिया था गांधी जी ने। क्वेश्चन है, समवाय प्रणाली में शिक्षण होता है, तो इसका सही आंसर रहेगा गद्य पद्य शिक्षण के साथ व्याकरण का ज्ञान कराना। अगली विधि है द्विभाषी विधि। इसका अर्थ रहेगा 2 भाषाओं का ज्ञान होना। इसके प्रवर्तक हैं डॉडरसन। द्विभाषी विधि का प्रयोग विदेशी भाषा सीखने में किया जाता है, जैसे जर्मन, जापानी, फ्रेंच आदि भाषा सीखने में इसका प्रयोग किया जाता है। द्विभाषी विधि में केवल मातृभाषा के शब्दों का ज्ञान करवाया जाता है, बल्कि अनुवाद विधि में पूरा का पूरा अनुवाद करके शिक्षण करवाया जाता है, जैसे लो आम टेक मैंगो। किसी राष्ट्र की भौगोलिक सीमाओं से बाहर अन्य राष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा जिसमें हमारी कोई परिचय न हो। क्वेश्चन है, राहुल गांधी का साउथ में भाषण देना किस विधि के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर रहेगा द्विभाषी विधि।
HN शास्त्री के अनुसार द्विभाषी विधि को व्याकरण विधि व प्रत्यक्ष विधि के मध्य सेतु कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी HN शास्त्री ने द्विभाषा विधि को व्याकरण विधि व प्रत्यक्ष विधि के मध्य सेतु कहा है। क्वेश्चन है द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र नहीं होता है, तो इसका नहीं रहेगा प्राथमिक कक्षाएं। भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? वो होगी सहायक प्रत्यक्ष विधि। अगली विधि है प्रत्यक्ष विधि। प्रति मतलब सामने, अक्ष मतलब आंखों के सामने, यानी सामने होना है प्रत्यक्ष। इसके उपनाम है प्राकृतिक विधि, सुगम विधि यानी आसान विधि है ये, और इस विधि को ही निर्बाध विधि भी कहा जाता है। प्रत्यक्ष विधि की परिभाषाएं: प्रत्येक वस्तु या चित्र दिखाकर समझाना प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का प्रयोग करना वर्जित है। और प्रत्यक्ष विधि का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस में गोइन महोदय के द्वारा 1901 ईस्वी में किया गया था, और अंग्रेजी भाषा में इसका प्रयोग किया गया था। भारत में इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग चेन्नई यानी मद्रास में प्रोफेसर मैट्स ने किया था, और उसके बाद बंगाल में टिपिंग ने किया, फिर मुंबई में फ्रेजर ने किया था। प्रत्यक्ष विधि से क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष विधि से विद्यार्थियों में किस कौशल का विकास होता है? पढ़ना लिखना, लिखना बोलना, सुनना बोलना और सुनना लिखाना। तो इसमें प्रत्यक्ष विधि में कौशल का विकास होता है सुनना और बोलना। प्रत्यक्ष विधि के गुण हैं, ये मनोवैज्ञानिक विधि है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और बालकों को प्रत्यक्ष व स्थायी ज्ञान अनुभव कराती है। ये विधि विद्यार्थी के व्यवहारिक ज्ञान पर जोर देती है, और छात्रों में मौलिक चिंतन का विकास होता है। अब है इस विधि के दोष हैं: केवल संज्ञा शब्दों का ज्ञान होना, सभी वस्तुओं का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो पाता है इस विधि में। क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में जब एक शिक्षक किसी बालक को अन्य भाषा सिखाते समय वस्तु का सहयोग लेता है, क्योंकि इसमें प्रथम भाषा यानी मातृभाषा निश्चित होती है, वह विधि कौन सी है? तो वह विधि रहेगी प्रत्यक्ष विधि, यानी प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का प्रयोग करना वर्जित है। अगली विधि है साहचर्य विधि। इसको ही खेल विधि कहा जाता है, और इसका अर्थ है साथ साथ चर्चा करना। यानी खेल विधि का जन्म जाता है फ्रोबेल, और खेल विधि नाम देने वाले थे हेनरी कोलब्रुक कुक, जो इंग्लैंड के थे, और इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था मारिया मोंटेसी ने, जो मारिया मोंटेसी इटली की थी। खेल विधि को सर्वाधिक प्रचलित करने का श्रेय हेनरी कोलब्रुक कुक को जाता है, और हेनरी कोलब्रुक को गणित के शिक्षक थे। हेनरी ने खेल में गणित सिखाना शुरू किया था, इसलिए हेनरी कोलब्रुक कुक को इस विधि का वास्तविक जनक माना जाता है। और खेल विधि बाल केंद्रित विधि है। जो भी विधि बाल केंद्रित होगी वह मनोवैज्ञानिक विधि होगी। वर्तमान में खेल विधि के कई रूप हो गए हैं, जैसे किंडरगार्टन 1840 ईस्वी में सर्वप्रथम जर्मनी में किंडरगार्टन का जनक है फ्रोबेल ने इस विधि को बढ़ावा दिया था, और इस विधि में माना गया है कि बालक जितना स्वतंत्र रहेगा उतना अधिक सीखेगा। इस विधि में अध्यापक को माली तथा बच्चों को बगीचे के फूल पौधे का संज्ञा दी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी अध्यापक माली, विद्यार्थी फूल व पौधे, और विद्यालय हो गया बगीचा, इसकी संज्ञा दी गई है। फिर है डाल्टन विधि। डाल्टन विधि को प्रयोगशाला विधि कहा जाता है, और ये नवीन शिक्षा प्रणाली लागू की है, और वर्तमान में प्रयोगशाला का प्रयोग कक्षा के बजाय डाल्टन स्कूल में होने लगा है। डाल्टन विधि अमेरिका के डाल्टन शहर में पहली बार 1887 ईस्वी में कुमारी हेलेना पार्कहर्स्ट ने इस विधि का प्रयोग किया था, और कुमारी हेलेना ने 8 से 12 वर्ष के बालकों के लिए इस विधि का प्रयोग किया था, और इसका वास्तविक प्रयोग 1913-15 में किया था। और इसकी खेल विधि के अंदर साहचर्य विधि। फिर ये पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के अंतर्गत
इसका अर्थ आते हैं देख रेख यानी जांच करने वाला। शिक्षक की देख रेख में स्वाध्याय कराना। इस विधि में छात्र तथा शिक्षक दोनों सक्रिय होते हैं और बच्चे मौन रहकर स्वाध्याय करेंगे इस विधि में। और इसका प्रवर्तक है डेजी मॉरविल। और बाइनिंग के अनुसार इसके 5 भेद हैं। और मेज के चारों ओर बैठे हुए कार्यरत समूह या समूह कक्षा के शिष्यों का शिक्षक द्वारा देखभाल यानी प्रशिक्षित करना पर्यवेक्षक विधि कहलाती है। और इसके 5 भेद कौन कौन से, जैसे सम्मेलन योजना, क्लास के अंतिम 5 मिनट स्वाध्याय करवाना, विभाजित क्लास योजना यानी 20 मिनट पढ़ाना या फिर 20 मिनट स्वाध्याय कराना। तीसरे नंबर पर है विशिष्ट शिक्षक योजना यानी अच्छे शिक्षक द्वारा बच्चों को प्रेरित करना। फिर चौथे नंबर पर द्विक्लास योजना यानी 2 क्लास एक शिक्षक द्वारा पढ़ाना जब दूसरे शिक्षक छुट्टी पर हो तब। और फिर है सामूहिक योजना यानी पेरेंट्स मीटिंग यानी साप्ताहिक मासिक योजना। पर्यवेक्षक विधि के चरण है प्रस्तावना, अध्ययन हेतु निर्देश, शिक्षक द्वारा पर्यवेक्षण, श्यामपट्ट सार, आवर्ती कार्य यानी मूल्यांकन। और इस विधि के दोष हैं पर्यवेक्षक विधि में पद्य भाग नहीं पढ़ाया जाता है और इस विधि में समय अधिक खर्च होता है। इस विधि में संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ाना मुश्किल है। और इस विधि के गुण हैं बच्चों में तीव्र गति से अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास हो जाता है और शब्दकोश मानचित्रावली का प्रयोग सरलता से सीख जाता है। अगली विधि है सैनिक विधि। इसका अन्य नाम है या उपनाम है श्रवणभाषी विधि, स्मरण विधि। अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस विधि को शुरू किया गया। इसमें अलग अलग कार्यक्रम थे, आर्मी ए, स्पेसियोलाइट्स एस, ट्रेनिंग टी, प्रोग्राम पी इत्यादि इसमें कार्यक्रम शुरू किए गए। और सैनिक विधि का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकन सैनिकों पर द्वितीय विश्व युद्ध के समय इस विधि का प्रयोग किया गया। और अमेरिका में सैनिक अधिकारियों द्वारा ASTP कार्यक्रम चलाया गया यानी सैनिकों को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया और मौखिक रूप से सैनिकों को प्रशिक्षण दिया जाता था। प्रमुख अधिकारी इसमें होते हैं पेज बोज और स्पीर ब्लूमफील्ड है। इस विधि को आर्मी मेथड के नाम से भी जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस विधि का प्रयोग भाषा विज्ञान के आधार पर होने के कारण इसे भाषा वैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है। और वर्तमान में इस विधि का प्रयोग स्कूल स्तर पर भी किया जाने लगा है। इस विधि में स्वयं शिक्षक के द्वारा और टेप रिकॉर्डर के द्वारा सिखाया जाता है। इस विधि में छात्रों को भाषा कौशल का ज्ञान करवाया जाता है और सैनिक विधि में शब्दावली पर कम ध्यान देकर भाषा संगठन पर बल दिया जाता है। इसी कारण इसे संगठन विधि भी कहा जाता है। अगली विधि है सूत्र विधि। सूत्र विधि का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है और इस विधि में विद्यार्थियों को व्याकरण के नियम और सूत्र कंठस्थ यानी याद करवा दिए जाते हैं। प्राथमिक स्तर पर व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए यह विधि सर्वश्रेष्ठ है। और पाणिनि की अष्टाध्यायी सूत्रों में तथा सर्वप्रसिद्ध सिद्धांत कौमुदी में भी सूत्रों को पढ़ाई जाती है। सूत्र विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है और सूत्र विधि अमनोवैज्ञानिक है क्योंकि इसे बिना सोच समझे रटना पड़ता है। अगली विधि है अभिक्रमिक अनुदेशन विधि, वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रेम के द्वारा अध्यापन किया जाता है इसमें और विषय वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके पढ़ा जाता है, उसे फ्रेम विधि कहा जाता है। और यह विधि शिक्षक की व्यक्तिगत प्रणाली है। इस विधि में बालक स्वयं सीखता है और शिक्षक अनुपस्थित रहता है। इस विधि का श्रेय ओहियो स्टेट विश्वविद्यालय अमेरिका में मनोवैज्ञानिक डॉक्टर पेसे को जाता है। और डॉक्टर पेसे ने एक 1926 ईस्वी में मशीन तैयार की जिसमें बालक स्वयं अपने उत्तर की जांच कर सकता है। अभिक्रमिक अनुदेशन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है और वर्तमान में कुल 5 प्रकार हैं और 2 गौण है इसमें से। और इसका है रेखीय अभिक्रमिक अनुदेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है।
इसका जनक है स्किनर। स्किनर ने 1954 में इस विधि का प्रयोग किया और सामान्य बुद्धि के बालकों के लिए इस विधि का प्रयोग किया था। और 25 फ्रेम वाली 25 फ्रेम होनी चाहिए प्रश्नों पर आधारित। फिर ये सांख्यिकीय अभिक्रमित अनुदेशन, इसका उपनाम है अरेखीय अभिक्रमक अनुदेशन, आंतरिक अभिक्रमित अनुदेशन, श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेशन। और सांख्य का जनक है नॉर्मन काउंडर। नॉर्मन काउंडर ने इस विधि का प्रयोग 1960 ईस्वी में किया था और यह विधि प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयोगी है और इसमें 20 फ्रेम का प्रयोग किया जाता है। अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन, मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन भी कहा जाता है इसको। और मैथिन शब्द से बना है मैथेटिक्स और यूनानी व ग्रीक भाषा से बना है ये शब्द और इसका अर्थ होता है घटनाक्रम। अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन विधि का जनक है थॉमस गिलबर्ट, जिसने 1962 ईस्वी में इस विधि का प्रयोग किया और इस विधि का प्रयोग मंदबुद्धि बालकों के लिए किया था। और फ्रेमों की संख्या है अनिश्चित, यानी 1 से 20 तक फ्रेमों की संख्या हो सकती है। अभिक्रमित अनुदेशन, अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन विधि के 3 नियम हैं। श्रृंखला का नियम, सामान्यीकरण का नियम, विभेदीकरण का नियम। विभेदीकरण मतलब अर्थ अंतर पैदा करना। विभेदीकरण में 1963 ईस्वी में अभिक्रमित अनुदेशन विधि का भारत में पहली बार प्रयोग किया था 1963 में। फिर इसका चौथा प्रकार है कंप्यूटर सहाय अभिक्रमित अनुदेशन विधि। इसका जनक है लॉरेंस स्टोलेरो व डॉक्टर पेशे, जिन्होंने 1965 में इस विधि का प्रयोग किया था। स्व निर्देशित अभिक्रमित अनुदेशन, इसी को अनुकूलीय अभिक्रमित अनुदेशन कहा जाता है और इसका जनक है रॉबर्ट मैग्रेकर व पास्क। क्वेश्चन है अभिक्रमित अनुदेशन में कितने प्रकार के फ्रेम होते हैं, यानी 4 प्रकार के फ्रेम होते हैं। प्रस्तावना पर आधारित, शिक्षण पर आधारित, अभ्यास पर आधारित और परीक्षण पर आधारित। अभिक्रमित अनुदेशन में कितने प्रकार के तत्व होते हैं, तो 3 प्रकार के तत्व होते हैं, उद्दीपन, अनुक्रिया, पुनर्बलन। अभिक्रमित अनुदेशन में विद्यार्थी कितने चरणों से होकर गुजरता है, तो विद्यार्थी अभिक्रमित अनुदेशन में 5 चरणों से होकर गुजरता है। यानी छात्र द्वारा फ्रेम को पढ़ना और छात्र द्वारा उत्तर लिखना, छात्र द्वारा उत्तर की जांच करना, छात्र द्वारा अगली फ्रेम पढ़ना और अंत में संपूर्ण मूल्यांकन करना। इसके 5 चरण हैं। अगली विधि है वाचन विधि, यानी पठन का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। संस्कृत में वाग्भूषण यानी वाणी की श्रेष्ठ आभूषण है, वाणी ही श्रेष्ठ आभूषण है। और इस वाचन विधि की परिभाषा है वह विधि जिसमें बालक पढ़ने के साथ साथ अर्थ ग्रहण करता है, उसे वाचन विधि कहा जाता है। डॉक्टर चतुर्वेदी के अनुसार वाचन हमारा परम मित्र है, जिसको हम यात्रा के समय तथा बीमार होने पर भी कर सकते हैं। पठन वाचन के 2 प्रकार हैं, सस्वर वाचन और मौन वाचन। वेरी इंपॉर्टेंट है, पठन के 2 प्रकार, सस्वर वाचन और मौन वाचन। यानी सस्वर वाचन में यानी स्वर सहित वाचन करना, इसमें व्यक्तिगत वाचन होता है और सामूहिक वाचन होता है। मौन वाचन में उचित भाव भंगिमा के साथ पढ़ना, यथात बिना बुदबुदाए यानी बिना बोले पढ़ना। यह कक्षा 6 से प्रारंभ किया जाता है और प्रतिभाशाली बालकों में कक्षा 6 से मौन वाचन शुरू कर दिया जाता है। मौन वाचन के प्रकार है गहन वाचन, यानी आराम से तथा पूर्ण अर्थ ग्रहण करना। गहन वाचन के अंतर्गत द्रुत वाचन में तेजी से पढ़ना तथा अनावश्यक शब्दों को छोड़ना। अब है व्यक्तिगत वाचन, 2 प्रकार का होता है, एक तो आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। प्रतिभाशाली बालकों के लिए मौन वाचन प्राथमिक स्तर से ही शुरू कर दिया जाता है, यानी कक्षा 3 से प्रतिभाशाली बालकों में मौन वाचन शुरू कर दिया जाता है। क्वेश्चन है समवेत वाचन किसे कहा जाता है, तो सामूहिक वाचन को समवेत वाचन कहा जाता है। आदर्श वाचन कौन करता है, तो आदर्श वाचन शिक्षक करता है और बालक अनुकरण वाचन करता है। विषय वस्तु स्मरण हो जाने पर
कम समय में अधिकतम वाचन करना किस प्रकार का वाचन कहलाता है? तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताना। यानी कम समय में अधिक वाचन करना तो द्रुत वाचन कहलाएगा, यानी तेज गति से पढ़ना। सामान्य मौन वाचन किस स्तर पर शुरू करना चाहिए? तो सामान्य मौन वाचन उच्च प्राथमिक स्तर से शुरू कर देना चाहिए, कक्षा 6 से। विहंग वाचन या विहंगावलोकन वाचन, मौन वाचन के भेद हैं गहन या गंभीर वाचन, यानी गहराई के साथ साथ धीरे धीरे पढ़ना, और द्रुत वाचन में तेजी से पढ़ना, जल्दी जल्दी पढ़ना, यानी अनावश्यक शब्दों को छोड़कर पढ़ना द्रुत वाचन कहलाता है। और विहंग वाचन है सरसरी दृष्टि से अनावश्यक शब्दों को छोड़ते हुए आवश्यक शब्दों को पढ़ना। अर्थग्रहण कौशल विकास के लिए अधिक उपयोगी है, तो अर्थग्रहण के लिए मौन वाचन उपयोगी है। सस्वर वाचन के उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो उद्देश्य हैं शुद्धता के साथ उच्चारण क्षमता का विकास करना। संकोची छात्रों के लिए ये विधि संशोधन मतलब अति उपयोगी है। और उचित गति के साथ आरोह और अवरोह के साथ वचन क्षमता का विकास होता है इस विधि से। और विराम चिन्हों को ध्यान में रखकर पढ़ने की क्षमता का विकास होता है, और भावों को अनुकूल वाचन का विकास होता है। अब है मौन वाचन के उद्देश्य। तीव्र गति से पढ़ने का विकास होता है, और कम समय से अधिक विषय वस्तु आत्मसात करने का विकास होता है, और चिंतन व मनन की क्षमता का विकास होता है। स्वाध्याय की आदत का विकास होता है। अवकाश के समय का सदुपयोग किया जा सकता है, और निष्कर्ष व सारांश निकालने की क्षमता का विकास होता है। किसी भी भाषा को समझने के लिए मौन वाचन अत्यंत आवश्यक होता है। क्वेश्चन है, मौन वाचन मूल्यांकन किस परीक्षा के द्वारा किया जा सकता है? पूर्ति परीक्षा, बहुविकल्प परीक्षा, सत्य असत्य परीक्षा। तो इसका सही रहेगा आंसर, यानी तीनों इसका आंसर सही है। क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर वाचन का प्रमुख उद्देश्य कौन सा है? आत्मविश्वास बढ़ाना, शब्द भंडार में वृद्धि करना, भाषा का ज्ञान कराना, शुद्ध उच्चारण पर जोर देना। तो वाचन का प्रमुख उद्देश्य क्या रहेगा? कमेंट करके बताना जरूर। अगली विधि है प्रोजेक्ट विधि। इस विधि को योजना विधि कहा जाता है, और प्रोजेक्ट विधि का जन्मदाता है किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट पर सबसे पहले कार्य किया था जॉन ड्यूई ने, और जॉन ड्यूई का शिष्य है किलपैट्रिक, जिन्होंने प्रोजेक्ट विधि को प्रस्तुत किया था। इसकी परिभाषाएं स्टीवेंसन के अनुसार प्रोजेक्ट एक समस्यात्मक कार्य है जिसका समाधान उसके प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए किया जाता है। क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है, तो ये जीवन उपयोगी शिक्षा होती है। योजना या प्रयोजना विधि के पद एवं सोपान वेरी इंपॉर्टेंट है। 6 सोपान इसके। परिस्थिति का निर्माण करना सबसे पहले, फिर योजना का चयन करना, फिर योजना का कार्यक्रम बनाना, फिर योजना का क्रियान्वयन करना यानी लागू करना, फिर योजना के कार्य का मूल्यांकन करना, फिर योजना का लेखा जोखा करना। प्रोजेक्ट विधि के गुण हैं, मनोवैज्ञानिक विधि है ये, और इस विधि द्वारा अधिगम का स्थायीकरण होता है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से के विकास हेतु ये विधि उपयोगी है, और विद्यार्थियों में आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, और पर्यावरण संबंधी ज्ञान में वृद्धि होती है, और यह विधि जीवन उपयोगी विधि है। प्रोजेक्ट विधि के दोष हैं, यह विधि खर्चीली है, और इसमें संसाधनों की अधिक आवश्यकता होती है। इस विधि में समय अधिक लगता है, और पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं हो पाता है। इस विधि के द्वारा गहन अध्ययन संभव नहीं होता है। क्वेश्चन है, लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखानी चाहिए, क्योंकि अक्सर विचित्र होते हैं। यह कथन किसका है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यह क्वेश्चन है, ये कथन है महात्मा गांधी का। यानी लिखाई का कार्य पढ़ाई से पूर्व किया जाना चाहिए। ये कथनकार है मॉन्टेसरी ने।
अगली विधि है हरबटीय पंचपदी योजना या विधि। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और इस विधि के सोपान 5 सोपान हैं और ये विधि पाठ योजना पर आधारित है। 5 सोपान कौन कौन से हैं? प्रस्तावना यानी विषयों स्थापन यानी पाठो स्थापन, तुलना करना, फिर सामान्यकरण, फिर 5 प्रकार है अनुपयोग या प्रयोग। सबसे पहले प्रस्तावना। प्रस्तावना करते उन्मुखीकरण। प्रस्तावना छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होती है और प्रस्तावना ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण पर यानी शिक्षण सूत्र पर आधारित हैं और प्रस्तावना में पूछे जाने वाले प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हो रहते हैं। आदर्श प्रस्तावना में न्यूनतम 4 प्रश्न होते हैं और अधिकतम 5 प्रश्न हो सकते हैं और अंतिम प्रश्न समस्यात्मक प्रश्न होना चाहिए। फिर दूसरा प्रकार है विषयों स्थापन यानी प्रस्तुतिकरण। इस सोपान में उद्देश्य कथन के साथ साथ प्रस्तुतिकरण भी किया जाता है और उद्देश्य कथन को प्रारंभ करते समय अध्यापक या अध्यापिका द्वारा सर्वप्रथम संबोधन हेतु जैसे हम शब्द का प्रयोग किया जाता है कि बच्चों आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। और प्रस्तुतिकरण के दौरान आदर्श वाचन होना चाहिए व अनुकरण वाचन करवाए जाते हैं। फिर है तुलना। कठिन शब्दावली का निवारण से संबंधित प्रक्रिया तुलना सोपान से संबंधित किया जाता है, यानी कठिन शब्दों का निवारण किया जाता है तुलना करके। फिर ये सामान्यकरण या नियमीकरण। इस सोपान के अंतर्गत अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए पाठ के मुख्य भावों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और गद्य शिक्षण में मुख्य भाव या सार लेखन कराना, पद्य शिक्षण समान भाव वाली स्पष्टीकरण करवाना। फिर है अनुप्रयोग या प्रयोग या मूल्यांकन। पाठ को पढ़ाने के बाद तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद प्राप्त नवीन ज्ञान को व्यवहार में लाना और इस सोपान में शिक्षक द्वारा शिक्षण अभ्यास कार्य या गृह कार्य के माध्यम से संपन्न होता है। और मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है छात्रों के ज्ञान को प्रतिपुष्टि करना होता है। और इस विधि के गुण हैं, यह विधि मनोवैज्ञानिक है और शिक्षण कार्य क्रमबद्ध होना चाहिए इस विधि में। और इस विधि से ज्ञान स्थायी होता है और छात्रों के सभी कौशलों का विकास होता है। इस विधि के दोष हैं, पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं होता है और यह विधि सभी विषयों के लिए उपयोगी नहीं है, जैसे गणित विज्ञान इनके लिए उपयोगी नहीं है। अगली विधि है मूल्यांकन विधि। इस विधि में प्रत्येक सोपान से संबंधित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कक्षा में किए जाने वाली क्रियाकलापों का संयोजन कर साथ साथ मूल्यांकन भी किया जाता है। और शिक्षण में उद्देश्यों व अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का प्रारंभ सर्वप्रथम B.S. ब्लूम ने अपनी इस पुस्तक में किया था। और मूल्यांकन विधि में निम्न सोपानों का अनुसरण किया जाता है। कौन कौन से सोपान है वो? उद्देश्य, व्यवहार रूप, व्यवहार परिवर्तन और पाठ्य बिंदु, शिक्षक कार्य, छात्र कार्य और मूल्यांकन, ये इसके सोपान हैं। फिर है भाषा प्रयोगशाला विधि। भाषा शिक्षण में प्रारंभ में पढ़ने लिखने के स्थान पर सुनने बोलने पर जोर दिया जाता है और कक्षा की अपेक्षा भाषा प्रयोगशाला में विद्यार्थी अधिक सक्रिय होता है। भाषा प्रयोगशाला विधि में बच्चा रिकॉर्ड की गई विषय वस्तु को पुनः सुन सकता है और भाषा प्रयोगशाला वह स्थान है जहां कक्षा में पढ़ी सामग्री का अभ्यास करवाया जाता है और इस विधि में प्रबलन प्राप्त होता है तथा आत्मविश्वास दृढ़ होता है। विद्यार्थी अपनी गति से अभ्यास कर सकता है तथा भाषा प्रयोगशाला के विभिन्न पक्ष में उसको सफलता से याद किया जा सकता है। इसमें श्रोत लेखन, पठन, शब्दावली, वाक्य, ध्वनि विभेद, पदबंध, उच्चारण, अनुकृति, मुक्त भाषण आदि किया जाता है। अब क्वेश्चन है, भाषा प्रयोगशाला में नहीं होता है माइक्रोफोन, टेप रिकॉर्डर, मोबाइल फ़ोन, वीडियो रिकॉर्डर। तो भाषा प्रयोगशाला में मोबाइल फ़ोन नहीं होता है, माइक्रोफोन हो सकता है, टेप रिकॉर्डर हो सकता है और वीडियो रिकॉर्डर हो सकता है। प्रयोगशाला में छोटे छोटे केबिन यानी बूथ बने होते हैं जिसमें विद्यार्थी बैठता है, जिन्हें श्रवण प्रकोष्ठ कहा जाता है।
विश्व की पहली प्रयोगशाला अमेरिका में निर्माण किया गया। प्रवर्तक हैं लॉरेंस स्टूलरो और डेनियल डेविस। अगली विधि है प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि शिक्षण विधि में सर्वोत्तम मानी जाती है और इस विधि में अध्यापक व छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं और यह विधि विज्ञान शिक्षण के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। प्रदर्शन विधि में नई चीज़ों यानी वस्तुओं का विद्यार्थी के सामने प्रस्तुत किया जाता है। फिर बाद में विद्यार्थी उस वस्तु का अवलोकन करते हुए नए नए तथ्यों की खोज करते हैं। किसी घटना को दृश्य के रूप में प्रस्तुत करना ही तकनीकी भाषा में प्रदर्शन है। प्रदर्शन विधि में मूर्त से अमूर्त शिक्षण यानी सूत्र का प्रयोग किया जाता है और प्रदर्शन विधि में बालकों में प्राय सभी कौशलों का विकास होता है। इस विधि का गुण है, यह विधि मनोवैज्ञानिक है क्योंकि इसमें छात्र और शिक्षक दोनों सक्रिय रहते हैं और इसमें बालक स्वयं सामान्यीकरण करता है। प्रदर्शन विधि के माध्यम से विषय वस्तु का अधिक स्पष्टीकरण हो जाता है और जिससे ज्ञान स्थायी बना रहता है। यह विधि अधिक खर्चीली नहीं है और शिक्षक के लिए समय और शक्ति की दृष्टि से प्रदर्शन की विधि अधिक उपयुक्त होती है। इस विधि के दोष हैं, प्रदर्शन विधि शिक्षक केंद्रित विधि है और इस विधि में कुछ विद्यार्थी निष्क्रिय हो जाते हैं और इस विधि में करके सीखने के सिद्धांत का कोई महत्व नहीं होता है। अगली विधि है इकाई विधि। इसका अर्थ है इकाई विधि का अर्थ है अनुभव या ज्ञान को एक सूत्र में पिरोना। इकाई विधि का प्रवर्तक है मॉरिसन, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इकाई विधि में सर्वप्रथम हर्बर्ट ने योजना प्रस्तुत की जिसे हर्बर्ट की पंचपदी कहा जाता है। इस विधि में छात्र अपनी रुचि से भाग लेता है और यह विधि मनोवैज्ञानिक समग्रतावाद यानी गैस्टाल्टवाद पर आधारित है, यानी संप्रदाय यानी पूर्णाकार पर आधारित है। यह विधि पूर्ण से अंश की ओर कार्य करती है और जेम्स एम ली ने इस विषय वस्तु के क्षेत्र में संगठन का ढांचा बांधते हैं, परंतु बाद में इसे शिक्षण विधि के रूप में अपना लिया गया है। मॉरिसन ने इकाई विधि के 5 पद माने हैं, यानी पूर्व ज्ञान की खोज, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण और संगठन। और 5वां है वाचन यानी अभिव्यक्ति। ये 5 सोपान है इसके। क्यूशन है इकाई विधि समस्या या योजना के से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता को प्रकट करती है। यह कथन है थॉमस एम रिस्क का कथन है। अगली विधि है दूरस्थ विधि। शिक्षा का वह रूप जिसमें विद्यार्थी को दूर से शिक्षा दी जाती है उसे दूरस्थ विधि कहा जाता है और इस विधि के तहत विद्यार्थी को स्कूल, महाविद्यालय आदि में आने की ज़रूरत नहीं होती है। विद्यार्थी अपने घर रहते हुए आकाशवाणी, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर, ऑडियो वीडियो कैसेट द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं और हमारे देश में दूरस्थ शिक्षा के रूप मिलते हैं, जैसे पत्राचार शिक्षा, खुली शिक्षा, माध्यमिक से ऊपर के स्तर के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। अगली विधि है व्याख्यान विधि। ये सर्वाधिक प्राचीन विधि है, वेरी इंपॉर्टेंट है और यह केवल सृजनात्मक विधि है। अध्यापक केंद्रित बिंदु पर सक्रिय होता है तथा कभी कभी छात्र निष्क्रिय होता है। व्याख्यान विधि के 5 पद हैं। विषय वस्तु यानी प्रकरण निर्धारित करना। फिर दूसरा है अध्यापक द्वारा योजना बनाना, इसके अंतर्गत छात्रों का पूर्ण ज्ञान निर्धारित करना और शिक्षण के उद्देश्य निर्धारण करना, पाठ्य वस्तु की रूपरेखा तैयार करना और उदाहरणों को महत्व देना। तीसरे नंबर पर है प्रस्तुतिकरण। फिर है सारांश प्रस्तुत करना और मूल्यांकन करना। यह विधि किसी जीवनी आत्मकथा के लिए उपयोगी मानी जाती है। शिक्षक को व्याख्यान देते समय उच्चारण, स्वर का उतार चढ़ाव, हाव भाव आदि का ध्यान रखना चाहिए और बीच बीच में शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना चाहिए ताकि छात्र एक्टिव हो। और व्याख्यान विधि छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी है, यह विधि बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है।
अगली विधि है दल शिक्षण विधि यानी टीम टीचिंग मेथड। इसकी शुरुआत अमेरिका से मानी जाती है। दो या दो से अधिक शिक्षक कार्य करते हैं इसमें और अन्य संस्था के शिक्षक भी आते हैं। और दल शिक्षण से छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों का अधिक ज्ञान मिलता है। दल शिक्षण में पूरी कक्षा में नियंत्रण स्थापित रहता है। और दल शिक्षण के 3 सोपान हैं: योजना निर्माण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन। दल शिक्षण के 5 सिद्धांत हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। शिक्षक की जिम्मेदारी का सिद्धांत, अध्ययन का निरीक्षण का सिद्धांत, अनुशासन स्थापित करने का सिद्धांत, श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग और विषय वस्तु का व्यवस्थित क्रम। दल शिक्षण विधि के 2 से आर्थिक भार अधिक हो जाता है और समन्वय करने में कठिनाई हो जाती है। दल के सदस्यों में सहयोग की भावना कम पाई जाती है और संपूर्ण पाठ्यक्रम नहीं हो पाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और हमारा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचा देना। अगला टॉपिक रहेगा शिक्षण अधिगम सामग्री। शिक्षण अधिगम सामग्री शिक्षण क्रिया को सरल, सजीव एवं प्रभावपूर्ण बनाने के लिए ये आवश्यक है, क्योंकि नवीन ज्ञान, भाव एवं विचार इस प्रकार प्रस्तुत किए जाए कि उनका स्वरूप प्रत्यक्ष, स्पष्ट एवं मूर्त हो उठे। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार हैं। इंद्रियों के आधार पर शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार हैं 3 प्रकार: दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री और दृश्य श्रव्य सामग्री। प्रौद्योगिकी के आधार पर शिक्षण सामग्री के 2 प्रकार हैं: कठोर उपगम और मृदु उपगम। प्रक्षेपण के आधार पर शिक्षण सामग्री के 2 प्रकार: प्रक्षेपी सामग्री और अप्रक्षेपी सामग्री। NCERT के अनुसार शिक्षण सामग्री के 6 प्रकार हैं: ग्राफिक सामग्री, डिस्प्ले सामग्री, त्रिआयामी सामग्री, श्रव्य सामग्री और प्रक्षेपी सामग्री, प्रक्रिया सामग्री। ये 6 प्रकार हैं NCERT के अनुसार। इंद्रियों के आधार पर शिक्षण सामग्री के 3 प्रकार: श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री और श्रव्य दृश्य सामग्री। श्रव्य सामग्री के अंतर्गत रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिग्वाफोन, भाषा प्रयोग लिग्वा बेल, डिस्क रिकॉर्डर, अध्यापन यंत्र। इन सभी का संबंध प्राणी की श्रवण संबंधी योग्यता से है। सबसे पहले है रेडियो। रेडियो का आविष्कार 1885 ईस्वी में मार्कोनी द्वारा किया गया। रेडियो शिक्षा का नवीन अंग नहीं है, बल्कि रेडियो स्वयं शिक्षा है, यह जॉर्ज वाटसन ने कहा था। रेडियो शैक्षिक रेडियो चैनल ज्ञानवाणी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, शिक्षण सहायक सामग्री का सर्वाधिक महत्व है विषय वस्तु को सरल बनाने हेतु, विषय वस्तु को रोचक बनाने हेतु, पाठ्यक्रम पूरा करवाने हेतु, मनोरंजन के लिए। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, विषय वस्तु को रोचक बनाने हेतु। ग्रामोफोन, बालक को भाषण तथा गाने की शिक्षा दी जाती है और प्राथमिक विद्यालय के लिए सरल और सुलभ साधन है ये एक ध्वनि यंत्र है। इसका कार्य है उच्चारण सुधारने हेतु यह उपयोगी है और शुद्ध उच्चारण, गायन, संगीत सीखने हेतु उपयोगी है। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, सामूहिक प्रार्थना आदि, कविता, नाटक, कहानी, महापुरुषों के भाषण नैतिक शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। लिग्वाफोन को सीतावाद्य भी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उच्चारण सुधारने हेतु ग्रामोफोन
उच्चारण सुधारने हेतु ग्रामोफोन, उच्चारण को शुद्ध करने हेतु लिग्वाफोन और उच्चारण को शुद्ध करा के भाषा की शिक्षा दी जाती है। टेप रिकॉर्डर यानी ऑडियो टेप, रेडियो की सीमा को दूर किया गया, यानी समय सीमा तय होती है, इसमें समय सीमा तय नहीं होती है। रेडियो में समय सीमा तय होती है, लेकिन टेप रिकॉर्डर में समय सीमा तय नहीं होती, यानी रेडियो का फिक्स समय होता है और टेप रिकॉर्डर का कोई भी फिक्स समय नहीं होता है, किसी भी समय सुन सकते हैं। ध्वनि अभिलेख भी कहा जाता है इसको। एनसीईआरटी के अनुसार नई दिल्ली में शैक्षिक टेप संग्रहालय स्थापित किया गया है। डिस्क रिकॉर्डर ये एक महंगा यंत्र है और पठन की गति में सुधार करने हेतु उपयोगी है। भाषा प्रयोगशाला, लिग्वा लैब, ये अलग कक्ष होता है इसका लैब का, और राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ लिग्वा लैब है जालाना डूंगरी जयपुर में स्थापित की गई है, जिसकी स्थापना सर्व शिक्षा अभियान के तहत की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट है। राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ लिग्वा लैब जालाना डूंगरी जयपुर में, जिसकी स्थापना सर्व शिक्षा अभियान के तहत की गई है। अध्यापन यंत्र ये एक यांत्रिक या विद्युत शक्ति है जिसका संचालन एक छात्र करता है, और ये सर्व सामग्री है। फिर दृश्य सामग्री, ये इसमें प्रतीकात्मक प्रदर्शन पट, आयामी सामग्री जैसे श्यामपट, पाठ्यपुस्तक, सूचना पट या बुलेटिन बोर्ड, प्लेनल बोर्ड यानी फेल्ट बोर्ड, चुंबकीय बोर्ड, वास्तविक बोर्ड, जादू की लालटेन, मानचित्र, रेखाचित्र, चलचित्र, मूक चित्र, व्यंग्य चित्र, चित्रकलाएँ, चित्र विस्तारक यंत्र, ग्राफ चार्ट, मॉडल, फ्लैश कार्ड, वाक्य पट्टी, माझा खिड़की आदि। चकती है, मुखौटा, सिरोपरि, प्रक्षेपी, शब्द सूची है, शैक्षिक भ्रमण है, प्रदर्शनी, संग्रहालय, ग्लोब, कठपुतली, यथार्थ चित्र, स्टीरियोस्कोप, ये सभी दृश्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। पाठ्यपुस्तक को ज्ञान का द्वार कहते हैं, और इसमें 6 कतारें क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन, यानी अध्यापन के शिक्षण के कार्य में सहयोगी होती हैं। फिर ये श्यामपट, इसको चाक बोर्ड भी कहते हैं, यह अध्यापक का सच्चा मित्र होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और सर्वाधिक प्रयोग श्यामपट का होता है। और दूसरा नाम है खल्लीपट, और सबसे सस्ता और श्रेष्ठ उपादान है। सूचना पट या बुलेटिन बोर्ड, इस पर सूचना को चिपकाया जाता है। पैनल बोर्ड या फेल्ट बोर्ड सूचना बोर्ड की तरह ही होता है ये, और खादी का मोटा कपड़ा पैनल कपड़ा लगा होता है इस पर। चुंबकीय बोर्ड, जहाँ पर चुंबक लगी होती है उस पर चिपकाया जाता है। वास्तविक पदार्थ, जिस वस्तु को विद्यार्थी वास्तविक या प्रत्यक्ष रूप से देखकर अधिगम करता है। और ये प्राथमिक कक्षाओं के लिए जादू की लालटेन, इसको मैजिक लैंटर्न भी कहते हैं, और इसमें स्लाइड होती हैं जो प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी होती हैं। मानचित्र में नक्शा, जैसे राजस्थान, भूगोल, विश्व आदि का नक्शा। एपिडायोस्कोप यानी ये चित्र विस्तारक यंत्र है, इस पर पोस्टर, चित्र, कागज आदि को बड़ा रूप प्रदर्शित करने के लिए इसका उपयोग लिया जाता है। पारदर्शक और अपारदर्शक दृश्य सामग्री को बड़े पर्दे पर दिखाया जाता है, और एपिस्कोप या डाइस्कोप दोनों के रूप में प्रयोग करते हैं। फ्लैश कार्ड, इनसे बालकों में मस्तिष्क पर क्षण भर के लिए सीधा प्रभाव पड़ता है, यानी बिजली की तरह प्रभाव पड़ता है। ओवरहेड प्रोजेक्टर यानी सिरोपरि प्रक्षेपी, इसमें चित्र या लिखित सामग्री का प्रक्षेपित यानी प्रक्षेपण अध्यापन के सिर के ऊपर होता है, इसे सिरोपरि प्रक्षेपी कहते हैं। ये सभी प्रोजेक्टरों का नया रूप है।
फ्लैश कार्ड, फिर शैक्षिक भ्रमण। शिक्षा के लिए भ्रमण आवश्यक है और कुछ समय के लिए यह चलता फिरता विद्यालय है। और दृश्य साधनों में यह सबसे महत्वपूर्ण व वास्तविक दृश्य यही है। फिर है प्रदर्शनी। प्रदर्शनी में छात्रों के सहयोग से बने चित्र एक स्थान पर सजाया जाता है। शैक्षिक महत्व की वस्तुओं को शैक्षिक प्रदर्शनी कहते हैं। प्रदर्शनी के दो भाग हैं, कक्षा प्रदर्शनी और विद्यालय प्रदर्शनी। कठपुतली यह कला अमेरिका में विकसित हुई 1937 ईस्वी में और भारत में लोक कला मंडल उदयपुर में विकसित किया गया। चकती को डिस्क भी कहते हैं। फिर ये मात्रा खिड़की, यानी वर्ण व मात्राओं के टुकड़े बनाकर खिड़की में सजाए जाते हैं। क्रिकेट मैच में स्कोर बोर्ड मात्रा खिड़की का उदाहरण है। मुखौटा तथा कटआउट्स यानी कागजिया प्लास्टर ऑफ पेरिस के होते हैं। बाल गीत, एकांकी, कहानी, छोटे छोटे संवाद इस पर होते हैं। कटआउट्स यानी पूरे आकार का चित्र कक्षा में प्रस्तुत करना, जैसे रावण का पुतला, महापुरुषों की जीवनी व आत्मकथा पढ़ाने हेतु। स्टीरियोस्कोप यानी दृश्य या ऐतिहासिक भवन आदि को मूर्त रूप में दिखाना। फिर दृश्य श्रव्य सामग्री, इसमें बालक की दृश्य तथा श्रव्य दोनों इंद्रियों का विकास होता है और इसका महत्व है पाठ को रोचक तथा आकर्षक बनाने के लिए उपयोगी है और सार्थक शब्द भंडार में वृद्धि होती है। इससे ज्ञान स्थायी होता है और अनुभव की सीमा का विस्तार होता है। बालक में अभिव्यक्ति तथा कल्पना करने का विकास होता है। दृश्य श्रव्य साधन यानी बहुमाध्यम। क्वेश्चन है, दृश्य श्रव्य साधन नहीं है दूरदर्शन, चलचित्र, ड्रामा और छायाचित्र। तो इसका सही आंसर रहेगा छायाचित्र। दृश्य श्रव्य सामग्री नहीं है। दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत दूरदर्शन, चलचित्र यानी सिनेमा, वीडियो टेप, कार्टून, नाटक, संगणक यानी कंप्यूटर, इंटरनेट आदि इसके अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले है दूरदर्शन। दूरदर्शन के द्वारा एक ही समय में अधिक विद्यार्थी को ज्ञान दिया जा सकता है और शैक्षिक कार्यक्रम दूरदर्शन पर दो प्रकार है। खुला परिपथ दूरदर्शन यानी चैनल, खुला परिपथ यानी दूरदर्शन चैनल के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। फिर ये बंद परिपथ विद्यालय, कोचिंग, महाविद्यालय में शैक्षिक कार्यक्रम संचालन के लिए सोपान यानी 4 सोपान है शैक्षिक कार्य संचालन के लिए। प्रसारण पूर्व क्रियाएं, प्रसारण समय क्रियाएं, प्रसारणोत्तर क्रियाएं और प्रसारण मूल्यांकन। सिनेमा या चलचित्र, इसमें 35 मिमी का प्रोजेक्ट होता है और 16 मिमी प्रोजेक्ट काम में लेते हैं। विद्यालय में प्रयोग में लिया जाता है 16 मिमी वाला। और इसकी परिभाषा है क्रो एंड क्रो के अनुसार चलचित्रों का शैक्षिक महत्व इसलिए है क्योंकि वे गीत को व्यक्त करते हैं और विचार कार्य की निरंतरता का विकास करते हैं। फिल्म प्रस्तुत करते हैं शैक्षिक और श्रेष्ठ फिल्म के गुण हैं छात्रों की आयु व रुचि में के अनुरूप होनी चाहिए और पाठ के विषय में सहयोगी हो यानी प्रमाणिक हो, भाषा व संवाद बच्चों के अनुसार हो। फिर ये कार्टून यानी हास्यपद घटनाएं प्रस्तुत करने के लिए कक्षा में कार्टून का प्रयोग किया जाता है। वीडियो टेप उद्योग, धंधे, संस्था आदि के वीडियो बताकर पढ़ाना। फिर ये नाटक बालक शिक्षण धारावाहिक को देखकर कक्षा में प्रस्तुत कर सकता है। फिर ये संगणक यानी कंप्यूटर को शैक्षिक तकनीकी स्वतः अनुदेशनात्मक पद्धति का उदाहरण है। विद्युत मस्तिष्क भी कहा जाता है इसको। कंप्यूटर द्वारा शिक्षण को निम्नलिखित कहते हैं यानी अदा, स्मृति पदा, अदा यानी इनपुट, स्मृति यानी मेमोरी, पदा यानी आउटपुट। इंटरनेट सर्वप्रथम अमेरिका में 1969 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई। अमेरिका प्रतिरक्षा अनुसंधान संस्था द्वारा
और इसका उपयोग, इंटरनेट का उपयोग ईमेल, सूचनाएं, मनोरंजन, समाचार, ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन शॉपिंग आदि में उपयोग लिया जाता है। अब है भाषाई कौशल। किसी भाषा को सीखने के लिए कौशलों का विकास होना जरूरी है और भाषाई सीखने के कौशल का मनोवैज्ञानिक क्रम में सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, हिंदी में कहते हैं, और संस्कृत में श्रवण, वदन, पठन और लेखन, इंग्लिश में लिजनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ग्राह्य और अभिव्यंजना में मौखिक यानी ध्वनि विज्ञान और ग्राह्य अभिव्यंजना में लिखित और लिपि विज्ञान। मारिया मोंटेसरी के अनुसार भाषाई कौशल का क्रम है सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। अमूर्त भाषाई कौशल है दो, यानी सुनना और बोलना जो अदृश्य होते हैं, सिर्फ श्रव्य होते हैं ये। मूर्त भाषाई कौशल है दो, पढ़ना और लिखना। पढ़ना है ग्रहण पक्ष और लिखना है प्रेक्षण पक्ष। सुनना व बोलना सरल है, स्वाभाविक हैं, और पढ़ना और लिखना कठिन क्रियाएं हैं। प्रधान कौशल है दो, सुनना और बोलना। गौण कौशल है दो, पढ़ना और लिखना। शिक्षा शास्त्रियों व मनोवैज्ञानिकों का मत है कि बालक सर्वप्रथम सुनने का कार्य करता है। श्रवण कौशल है जिसका शाब्दिक अर्थ है सुनना, बोधपूर्वक सुनना। यह भाषा का प्रथम कौशल है और इस कौशल के समय शिक्षक आदर्श वाचन करता है। ये ध्वनि ज्ञान पर आधारित है और यह अर्थ ग्रहण का साधन है। शिक्षण के संदर्भ में श्रवण कौशल के अंतर्गत निम्न शक्तियों का समावेश किया गया है: अंतर्बोध शक्ति, धारण शक्ति, बोधन शक्ति। श्रवण कौशल के उद्देश्य है सुनकर अर्थ ग्रहण करना, ध्यानपूर्वक सुनना, सुनकर महत्वपूर्ण तथ्यों का चयन करना, वक्ता के मनोभावों को समझना, सारांश ग्रहण करना, शुद्ध उच्चारण का अनुसरण करना और छात्रों में मौलिकता की वृद्धि करना। श्रवण कौशल की विधियाँ हैं सस्वर वाचन, प्रश्नोत्तर करना, भाषा या आशुभाषण, यानी आशु यानी मतलब तेज या शीघ्र से, और वाद विवाद द्वारा। फिर ये भाषण कौशल। भाषण कौशल का शाब्दिक अर्थ है बोलना। छात्र अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है और इस कौशल में अध्यापक श्रोता होता है। यह कौशल भी ध्वनि ज्ञान पर आधारित है। भाषण कौशल के उद्देश्य है भाषण कौशल से शुद्ध वर्तनी का विकास होता है और संप्रेषण में बोधगम्यता लाना, भाषा को शीघ्रता से सीखना, भाषा को परिष्कृत करना और व्याकरण एवं लिपि के अधूरे ज्ञान को पूरा करना। भाषण कौशल की विधियाँ हैं कविता, कहानी, वाद विवाद, प्रश्नोत्तर, सस्वर वाचन, अनुगण वाचन, शाब्दिक अंत्याक्षरी, बालकों को प्रोत्साहन, बालक पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना। अब है लेखन कौशल, तीसरा प्रकार। लेखन कौशल का अर्थ है लिखना। यह अंतिम कौशल है। इस कौशल में सर्वाधिक अभिव्यक्ति कर सकता है और छात्र की कल्पना शक्ति का सर्वाधिक विकास होता है इससे। लेखन कौशल कठिन कौशल कहलाता है और लेखन कौशल के उद्देश्य हैं अंगुलियों एवं कलाई के संचालन में प्रवीणता, मातृभाषा को शुद्ध रूप में लिखने का विकास होता है इससे, और छात्रों में लिखने के प्रति रुचि जागृत करना, भाषा शैली प्रभावी बनाना, भाषा एवं साहित्य का विकास, वाक्यों के अर्थ के आधार पर समझ विकसित करना। लेखन कौशल की विधियाँ हैं श्यामपट्ट पर लिखना, अनुकरण करके लिखना, सुलेख यानी सुंदर लिखना, अनुलेख यानी आदर्श को देख कर लिखना, प्रतिलेख यानी पुस्तक अखबार से लिखना, श्रुतिलेख का मतलब सुनकर लिखना, कहानी, निबंध, नाटक, पत्र लेखन, संस्मरण लेखन। पठन या वाचन कौशल, इसका अर्थ है पढ़ना यानी पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। पठन या वाचन को दो भागों में बांटते हैं, मौन वाचन और सस्वर वाचन। मौन वाचन, सामान्य वाचन, गंभीर वाचन और द्रुत वाचन। सामान्य वाचन के अंतर्गत पूर्व कक्षा में पढ़े गए पाठ को वर्तमान कक्षा में पढ़ाना। गंभीर वाचन
यानी गद्य शिक्षण में सर्वाधिक उपयोग होता है गंभीर वाचन और द्रुत वाचन मौन वाचन का सर्वश्रेष्ठ वाचन है। बालक जिज्ञासा के साथ पाठ को पुनः पढ़े। सस्वर वाचन के अंतर्गत आदर्श वाचन शिक्षक द्वारा किया जाता है। फिर अनुकरण वाचन छात्र या छात्रों के द्वारा अनुकरण वाचन किया जाता है। समवेत वाचन यानी अध्यापक सहायक होता है तथा बच्चे वाचन करते हैं समूह में, और भाषा शिक्षण का यह वाचन श्रेष्ठ होता है। वाचन कौशल के उद्देश्य हैं पाठ्य सामग्री का अर्थ ग्रहण कर समीक्षा योग्य बनाना और वाचन करने में समता विकसित करना और वाक्य के अर्थ के अनुसार उतार चढ़ाव। वाचन कौशल की विधियाँ हैं प्राथमिक स्तर पर कहो और देखो विधि और अक्षरबोध विधि, अनुकरण विधि, कहानी विधि, सामूहिक वाचन, वर्णोच्चारण विधि। भाषाई कौशलों से संबंधित विकार हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। अफेजिया जो जन्मजात होता है, भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अशक्तता को अफेजिया कहा जाता है और इससे प्रभावित छात्र मौखिक रूप से सीखने तथा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में कठिनाई अनुभव करता है। मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आस्कित या असमता को डिस्फेजिया कहा जाता है। अलेक्सिया मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण पढ़ने की असमता को अलेक्सिया कहा जाता है। इसे शब्द अदंता या पाठ्य अनंतता या विजुअल अफेजिया कहा जाता है। अप्रेक्सिया ये एक शारीरिक विकास है। अप्रेक्सिया के दोष के कारण बालक लिखने, चलने, टहलने तथा बोलने में निपुण नहीं हो पाता है। अफेजिया विकार मस्तिष्क में सेरेब्रम की क्षति के कारण हो जाता है। डिसलेक्सिया इसका संबंध पठन विकार से है। जैसे ड और बिंदी वाला ड को जिसमें अंतर नहीं समझ पाना और बालक को शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है। डिस्ग्राफिया ये एक लेखन संबंधी विकार है और बच्चे की लिखावट इससे ग्रसित बालक बच्चे की लिखावट अच्छी नहीं होती होगी और बच्चा ठीक से लिख नहीं सक पाएगा। क्वेश्चन है बालक के वाचन संबंधी दोष को दूर कैसे कर सकता है। अनुकूल वाचन करवाते समय, आदर्श वाचन करवाते समय, अनुकूल वाचन के बाद श्यामपट्ट की सहायता से और उपयोग से भी। इसका सही आंसर रहेगा अनुकूल वाचन के बाद श्यामपट्ट की सहायता से। सुनने के कौशल का संबंध है अर्थ ग्रहण करने से, कक्षा में न बोलने से और शिष्टाचार का पालन करने से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर रहेगा अर्थ ग्रहण करने से। भाषाई कौशल का मूल्यांकन है। अब श्रवण कौशल का मूल्यांकन। साहित्य की विभिन्न विधाओं का शिक्षण करवाते समय अध्यापक संबंधित विषय की चर्चा छात्रों के समक्ष रखता है और छात्रों में विषय वस्तु को ग्रहण किया या नहीं किया ये जांचने के लिए बालक का मूल्यांकन किया जाता है। पाठ का सार पूछकर या प्रश्न पूछकर श्रवण कौशल का मूल्यांकन किया जाता है। मौखिक कौशल का मूल्यांकन छात्र के भाव, विचार, अनुभव आदि को अभिव्यक्त करना ही मौखिक कौशल का मूल्यांकन कहलाता है और मौखिक कौशल का मूल्यांकन प्रायोगिक परीक्षा तथा मौखिक परीक्षा द्वारा किया जाता है। जैसे भाषण, कहानी, कविता पाठ, वाद विवाद, प्रतियोगिता आदि से मूल्यांकन किया जाता है। पठन कौशल का मूल्यांकन यानी पठन या मूल्यांकन विद्यार्थी में पढ़कर समझना और अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास होता है। इससे यति, गति तथा विराम चिन्हों को ध्यान में रखकर पढ़ने का विकास होता है। गद्यांश पर आधारित प्रश्न हल करके मूल्यांकन करना। लेखन कौशल का मूल्यांकन अध्यापक छात्रों के लेखन क्षमता का विकास जांचता है और विद्यार्थी अपने विचारों को लिखने में सक्षम हुआ अथवा नहीं, ये जैसे निबंध, सुलेख आदि से इसकी जांच की जाती है। भाषा आकलन में निहित बिंदु है पोर्टफोलियो विद्यार्थी की संपूर्ण जानकारी, किसी बच्चे की संपूर्ण जानकारी जैसे
और है प्रश्न पूछना, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना, विभिन्न संदर्भ की व्याख्या करना। क्वेश्चन है, एक छात्र की गतिविधि, आर्थिक मूल्यांकन तथा क्रियाकलापों का क्रमिक ब्यौरा किसमें संभव है? तो ये पोर्टफोलियो में संभव है। पोर्टफोलियो किसी एक व्यक्ति पर बनाए जाते हैं, उसके 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 बारे में पूरा बायोडाटा पोर्टफोलियो के अंतर्गत लिखा जाता है। भाषा का आकलन करते समय आप सबसे कम महत्व किसे देंगे? तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताना। अगला टॉपिक है मूल्यांकन। इस मूल्यांकन का अर्थ है मूल्य का अंकन करना। सीबी बेबी के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा है, मूल्यांकन उस साक्ष्य का क्रमबद्ध संग्रह है और उनका परिणाम निकालना है जो कि मूल्यों की जांच की प्रक्रिया के द्वारा कुछ नया करने के लिए प्रेरित करना। मूल्यांकन के सोपान, 3 सोपान है मूल्यांकन के: शिक्षण के उद्देश्य एवं लक्ष्य, पाठ्यक्रम एवं सीखने के अनुभव और मूल्यांकन के उद्देश्य। ये मूल्यांकन की प्रक्रिया है। यानी शैक्षिक उद्देश्य निर्धारण करना, अधिगम में अनुभव प्रदान करना और व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना। उत्तम परीक्षा के 5 गुण हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए और वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, विभेदकारिता हो और व्यवहारिकता हो। सबसे पहले वस्तुनिष्ठता, जिसका एक ही उत्तर हो वह वस्तुनिष्ठ कहलाता है। ऐसा प्रश्न जिसमें सभी विद्यार्थी एक ही उत्तर निकालें और एक ही उत्तर अपेक्षित हो। वैधता यानी प्रमाणिक होना चाहिए। ऐसे प्रश्न हो कि जिसमें योग्यता या ज्ञान की परीक्षा लेना अभिष्ट हो और उसी की परीक्षा हो, तभी हमारा ठीक से मूल्यांकन होगा, तभी परीक्षा प्रमाणिक मानी जाएगी। विश्वसनीयता परीक्षण वह है जिसमें शुद्धता से मूल्यांकन होना हो और विश्वसनीयता से तात्पर्य है कि व्यवहार में शुद्धता एवं संगति से है। विभेदकारिता, परीक्षा के आधार पर प्रतिभाशाली, सामान्य एवं मंदबुद्धि प्रकार के बालकों का वर्गीकरण संभव हो। व्यवहारिकता, प्रश्न की ऐसी भाषा हो जिसमें स्कूल के वातावरण, समय सारणी और काल अवधि के अनुरूप व्यवहारिक प्रश्न बनाए जिससे बालक आसानी से समझ जाए। मूल्यांकन के भेद 2 भेद है, संख्यात्मक और गुणात्मक। संख्यात्मक के अंतर्गत ज्ञानात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष में मौखिक और लिखित। मौखिक के 5 भेद हैं: छलाना पद्धति, शास्त्रार्थ पद्धति, प्रश्नावली पद्धति, भाषण शास्त्र पद्धति और वाचन पद्धति। लिखित के 4 भेद हैं: वस्तुनिष्ठ, अति लघुतरात्मक और निबंधात्मक। क्रियात्मक पक्ष में चार्ट, मॉडल, मानचित्र और मार्जनी। गुणात्मक में यानी भावनात्मक पक्ष। भावनात्मक पक्ष में निरीक्षण विधि, आत्मदर्शन विधि, साक्षात्कार विधि, समाजमिति विधि। मौखिक मूल्यांकन के अंतर्गत सलाह पद्धति, यानी इस पद्धति के अंतर्गत बालक को ग्रंथों का पूरा ज्ञान होना चाहिए, यानी कंठस्थीकरण होना चाहिए। इसका मूल्यांकन आचार्य जी द्वारा और पतली छड़ी होती है जिसको सलाका कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक ग्रंथ के मध्य सलाका रखकर छात्र का ज्ञान का मूल्यांकन करता है और छोटी कक्षाओं के लिए यह अनुपयोगी है। शास्त्रार्थ पद्धति, इस पद्धति में 2 छात्रों के मध्य शास्त्रार्थ करवाया जाता है और जो बालक सही शास्त्रार्थ करता है उसे उत्तीर्ण माना जाता है और छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी है। प्रश्नावली पद्धति, इस पद्धति में अध्यापक पाठ्य पुस्तक तथा व्यवहारिक ज्ञान के 10 प्रश्नों का निर्माण करता है और ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। भाषण शास्त्र पद्धति, इस पद्धति के अंतर्गत अध्यापक छात्र को विषय वस्तु पर बोलने के लिए कहा जाता है
और तर्क शक्ति, चिंतन, कल्पना शक्ति आदि का विकास होता है। वाचन पद्धति, अध्यापक छात्र को पाठ का अंश पढ़ने को कहता है और इस पद्धति से कारक चिन्ह, समास, लिंग आदि से युक्त पदों का ज्ञान होता है। लिखित मूल्यांकन, इसके 4 भेद हैं। सबसे पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यह प्रश्न विश्वसनीयता पर आधारित होते हैं और इसका उत्तर भी निश्चित होता है और ये 2 प्रकार के होते हैं। प्रत्याभिज्ञान, यानी इसके अंतर्गत सत्य, असत्य, मिलान प्रश्न, बहुविकल्प प्रश्न इसके अंतर्गत आते हैं। और प्रत्यास्मरण में छात्र की स्मृति पर आधारित प्रश्न होते हैं। दूसरा प्रकार है इसका अति लघुतात्मक प्रश्न। इन प्रश्नों का उत्तर एक ही वाक्य में दिया जाता है, यानी अधिकतम 5 शब्दों का होता है। लघुतरात्मक प्रश्न, इन प्रश्नों का उत्तर 2 वाक्यों में दिया जा सकता है, अधिकतम 10 शब्दों का उपयोग होता है। निबंधात्मक प्रश्न, इसकी कल्पना शक्ति का विकास होता है, यानी कल्पना शक्ति पर आधारित हैं और इन प्रश्नों का उत्तर एक प्रश्न में होता है और 50 पदों का प्रयोग होता है। क्रियात्मक पक्ष में, क्रियात्मक मूल्यांकन में अध्यापक द्वारा छात्र से चार्ट, चित्र, मॉडल आदि बनवाकर मूल्यांकन करना। जैसे चार्ट में स्वर व्यंजन लिखना, चित्र के अंदर का चित्र बनाकर लाना, यानी जैसे महात्मा गांधी, मछली, आँख इत्यादि का। मॉडल यानी प्रतिकृति, यानी प्राकृतिक दृश्य या मानचित्र। मार्जनी या डस्टर, बोर्ड साफ करने के लिए। गुणात्मक मूल्यांकन में भावनात्मक पक्ष, यह छात्र के भाव पक्ष से संबंधित हैं और छात्रों में निरंतर सुधार लाने के लिए इस मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं। 4 प्रकार के मूल्यांकन कर सकते हैं। निरीक्षण पद्धति, इस पद्धति में अध्यापक बालकों के दोष का हल निरीक्षण करके करता है। आत्मदर्शन पद्धति, इस पद्धति में शिक्षक बालक को स्वयं के बारे में लिखने के लिए बोलता है। साक्षात्कार पद्धति, इस पद्धति में शिक्षक बालक को अपने सामने बैठाते हैं और उसकी कठिनाइयों का पता लगाने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। समाज मिति पद्धति, यानी बच्चे के द्वारा अभद्र व्यवहार तथा बुरी संगति में लिप्त होने के बाद उनकी समस्याओं का समाधान करना समाज मिति पद्धति कहलाती है। अगला टॉपिक है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न निश्चित आता है। इसका अर्थ है बच्चों के विकास के समस्त क्षेत्रों का नियमित और विस्तृत मूल्यांकन करना। यानी सतत का अर्थ होता है लगातार, व्यापक का अर्थ होता है विस्तार। यानी व्यापक में बच्चों के समस्त कौशल गुणों का विकास करना, शारीरिक गुण, सामाजिक गुण, मानसिक गुण, संवेगात्मक गुण इत्यादि। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का सर्वप्रथम प्रयोग स्क्रीवेन द्वारा 1967 में किया गया और भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनी थी। इसमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 और सभी विषयों की पाठ्यपुस्तकों में 2008 का निर्माण किया गया। कानूनी तौर पर स्वीकार किया गया 2009 में और आरटी 2009 के तहत शिक्षा के अधिकार के कानून में जोड़ा गया। संपूर्ण भारत में अक्टूबर 2009 से लागू, कक्षा 9 से शुरू किया गया। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के 2 प्रारूप होते हैं, शैक्षणिक मूल्यांकन और सशैक्षणिक मूल्यांकन। शैक्षणिक मूल्यांकन के अंतर्गत 2 स्तर होते हैं। प्रथम स्तर यानी जुलाई से अक्टूबर तक और द्वितीय स्तर है अक्टूबर से मार्च तक। सशैक्षणिक मूल्यांकन यानी शिक्षण के साथ साथ अन्य क्रिया भी, जैसे खेलकूद, बच्चे का व्यवहार, प्रतियोगी परीक्षाएं, प्रथम व द्वितीय परख आदि सशैक्षणिक मूल्यांकन है। मूल्यांकन का महत्व है, मूल्यांकन से शिक्षा के उद्देश्य में स्पष्टीकरण में सहायता मिलती है और मूल्यांकन से शिक्षण विधि और स्वरूप में वंचित परिवर्तन के लिए सहायता मिलती है। मूल्यांकन सीखने की क्रिया में सहायक सिद्ध होती है। मूल्यांकन के उद्देश्य हैं बच्चों के व्यवहार के बदलाव में पता लगाना और ये सीखने पर बल देता है।
बच्चों के भावनात्मक कौशल का विकास होता है। बच्चों की प्रगति के बारे में जानना, बच्चों की सृजनशीलता को बढ़ावा देना, विद्यार्थी में व्याप्त भय को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब है निदानात्मक व उपचारात्मक परीक्षण, वेरी इंपॉर्टेंट है। निदान का मतलब रोग की जांच करना, उपचार का मतलब दवाई देकर ठीक करना। सबसे पहले निदानात्मक शिक्षण, इसका अर्थ है मूल कारण है। अंग्रेजी भाषा में डायग्नोस्टिक शब्द का प्रयोग निदान के लिए किया जाता है और बालकों के शिक्षण में कठिनाइयों का पता लगाना निदानात्मक के द्वारा संभव होता है। निदानात्मक परीक्षण छात्र की समस्याओं के लिए आंशिक रूप से जानकारी प्रदान करते हैं। इसकी परिभाषा है सीवी वुड के अनुसार अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना ही निदानात्मक है। निदानात्मक शिक्षण के क्षेत्र 5 क्षेत्र हैं: वाचन, लेखन, उच्चारण, भाषा, अंकगणित। निदानात्मक शिक्षण के समय ध्यान रखने योग्य बिंदु हैं: छात्रों की अभिरुचि होनी चाहिए, मानसिक स्थिति, बुद्धि स्तर, शारीरिक स्वास्थ्य, आर्थिक स्तर। निदानात्मक परीक्षण के 2 प्रकार हैं: व्यक्ति केंद्रित और समूह केंद्रित। उपचारात्मक शिक्षण, यह नाम वेदशास्त्र से लिया गया है और इसकी परिभाषा है ब्लेयर व जोन्स के अनुसार। उपचारात्मक शिक्षण वास्तव में सर्वश्रेष्ठ शिक्षण है जो बालकों को अपनी सही दिशा का ज्ञान करवाता है तथा छात्रों की कमियों के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा उच्च दिशा की ओर अग्रसर करती है। यह परिभाषा है ब्लेयर और जोन्स के। उपचारात्मक शिक्षण की मुख्य बातें हैं: यदि किसी बालक में कोई कमी है तो वह कमी सभी के सामने प्रकट नहीं करनी चाहिए क्योंकि बालक में हीन भावना पैदा हो जाती है। प्रत्येक सप्ताह या प्रत्येक माह प्रगति का विश्लेषण करना चाहिए और प्रत्येक बालक को विवेकानुसार उपचारात्मक शिक्षण देना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य है मंदबुद्धि बालकों में आत्मविश्वास पैदा करना, हिंदी संस्कृत भाषा के प्रति रुचि जागृत करना, बालकों की अधिगम संबंधी कमियों को दूर करना और बालकों की अभिव्यक्त कठिनाइयों को दूर करना। क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण है। शिक्षण में होने वाली कठिनाइयों को जानना, विद्यार्थी की कठिनाइयों को जानकर समस्या समाधान निकालना, विद्यार्थियों के उच्चारण संबंधी दोषों को दूर करना और लेखन संबंधी दोष को दूर करना। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी की कठिनाइयों को जानकर समस्या का समाधान निकालना। सूक्ष्म शिक्षण, जिस विधि में छोटे छोटे कौशल शिक्षणों का विकास किया जाता है उसे सूक्ष्म शिक्षण कहा जाता है। सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण की एक तकनीक है क्योंकि अध्यापक परीक्षणार्थियों को 5 से 10 मिनट का पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। ये इसका प्रथम विचार, सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम विचार कीथ एचिसन 1961 ईस्वी में सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा दी थी और इसके प्रवर्तक हैं डी वाइट एलन। भारत में सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग यानी 1967 ईस्वी में किया गया डी तिवारी द्वारा। सेंट्रल पेडागोजिकल संस्थान में इसका प्रयोग किया गया दिलाबाद में। BM शोर के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण कम समय, कम विद्यार्थी और कम शिक्षण क्रिया वाली विधि है। इसमें सबसे पहले पाठ योजना तैयार की जाती है, फिर उसका 6 मिनट यानी समय निश्चित नहीं होता है पाठ योजना में, और फिर फर्स्ट स्टेप पर है शिक्षण यानी 6 मिनट का होता है। फिर शिक्षण की प्रतिपुष्टि की जाती है ये 6 मिनट। फिर पुनः पाठ परियोजना यानी पुनः पाठ योजना प्रस्तुत की जाती है, इसमें 12 मिनट का समय होता है। और फिर पुनः शिक्षण होता है इसका 6 मिनट का, और फिर इसकी पुनः प्रतिपुष्टि की जाती है, और ये पाठ्य योजना का प्रोसेस है। पाठ्य योजना सभी प्रशिक्षु अध्यापक द्वारा
यानी पाठ्य योजना का निर्माण किया जाता है। और शिक्षण का अर्थ है यह शिक्षण अध्यापक करवाता है ताकि अध्यापक छात्र रूप में पर्यवेक्षण का कार्य करते हैं। प्रतिपुष्टि या पृष्ठपोषण यानी शिक्षण कार्य संपन्न होने पर पुनः पाठ्य योजना प्रतिपुष्टियों की गलतियों में सुधार करने के लिए पुनः शिक्षण निर्मित पाठ्य योजना का पुनः शिक्षण करवाना। पुनः प्रतिपुष्टि मतलब शिक्षण कार्य का पुनः मूल्यांकन किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण की सीमाएं यानी दोष यह खर्चीली होती हैं और अनुभवी शिक्षकों की कमी है। केवल बनावटी शिक्षण होता है, मूल्यांकन आदि नहीं है, अवसरानुकूल नहीं है ये, और उपचारात्मक कार्य भी नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं हैं कम समय में कौशल को पढ़ाना, छोटी कक्षाओं के लिए भी करवाया जाता है, और मूल्यांकन शिक्षण की विषय वस्तु छोटी व सरल होती है। अध्यापक को उचित प्रेरणा तथा मार्गदर्शन मिलता है। यह व्यक्तिगत प्रशिक्षण विधि है। पाठ्य योजना की उत्पत्ति जर्मनी के गेस्टाल्टवादियों ने किया है। इन्होंने समग्रता का सिद्धांत दिया था। जर्मनी की शिक्षा शास्त्री J.M. हर्बर्ट ने गेस्टाल्टवादियों की विचारधारा को मूर्त रूप दिया। एक कुशल सचेत प्रतिपष्ट शिक्षक को जो पाठ पढ़ाने से पूर्व अपनी लिखित योजना बनाता है वह एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। पाठ्य योजना की परिभाषाएं डेविस के अनुसार शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों के व्यवहारिक रूप का विवरण ही पाठ्य योजना कहलाती है। बाइनिंग के अनुसार यह परिभाषा वेरी इंपॉर्टेंट है। दैनिक पाठ्य योजना में उद्देश्यों को परिभाषित करना, पाठ्य वस्तु का चयन तथा उसके क्रमबद्ध व्यवस्थित करना ही पाठ्य योजना है। ये परिभाषा है बाइनिंग की। पाठ पढ़ाने से पूर्व हिंदी अध्यापक को निम्नलिखित बिंदुओं पर चिंतन करना चाहिए। पाठ्य वस्तु को कैसे प्रस्तुत करें, बच्चों में क्या व्यवहारगत परिवर्तन हो सकेंगे, और शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य अंतःक्रिया, शिक्षक सहायक सामग्री कब कौन सी प्रयोग में ले, और विद्यार्थियों का विषय के प्रति उद्दीप्त और गृह कार्य क्या दें। 1960 में सबसे पहले विद्यालयों में हर्बर्ट की पंचपदी उपगम ही पाठ्य योजना के रूप में विद्यमान थी, और 1960 में NCERT के द्वारा एक नवीन पाठ्य योजना बनाई गई जिसमें पाठ्य योजना के 14 अंग बताए गए। 14 अंग कौन कौन से हैं? प्रकरण, कक्षा वर्ग, समय, दिनांक, सामान्य उद्देश्य, पूर्व ज्ञान, विशिष्ट उद्देश्य, पाठ्य संरचना, व्यवहारिक उद्देश्य, अधिगम अनुभव, अधिगम उपलब्ध, गृह कार्य, संदर्भ और आत्मनिरीक्षण। पाठ्य योजना के 3 प्रकार हैं: इकाई पाठ्य योजना, वार्षिक पाठ्य योजना और दैनिक पाठ्य योजना। सबसे पहले इकाई पाठ्य योजना। शिक्षण में इकाई पाठ्य योजना की देन शिकागो विश्वविद्यालय कैलिफोर्निया के प्रोफेसर H.C. मॉरिसन 1926 में की थी, और इसकी परिभाषाएं: इकाई पाठ्य योजना में संपूर्ण शिक्षण वस्तु को एक ही इकाई में बांधकर जो पढ़ाने की योजना बनाई जाती है उसे इकाई पाठ्य योजना कहते हैं। कोठारी आयोग की परिभाषाएं: इकाई पाठ्य योजना में अपनी सिफारिश लगाई पहली कक्षा के अंत में जो परीक्षा होती है उसे समाप्त कर देना चाहिए, और कक्षा 1 व 2 को एक ही इकाई शिक्षण में शामिल करना चाहिए। यदि हो सके तो कक्षा 3 व 4 को भी एक इकाई शिक्षण मान लेना चाहिए। इकाई पाठ्य योजना के अंतर्गत सबसे पहले जैसे दिनांक, कक्षा, विषय, समय और इकाई जैसे टॉपिक का नाम, फिर उप इकाई, विषय वस्तु का विश्लेषण और लक्ष्य क्या है, अनुदेशन सामग्री, व्यवहार, अभिप्रेरणा, मूल्यांकन क्या है, प्रतिपुष्टि के अंतर्गत क्या है। फिर दूसरा प्रकार है पाठ्य योजना का वार्षिक पाठ्य योजना। शिक्षण कार्य की जो योजना शिक्षक द्वारा अपनी डायरी में सत्र पर्यंत शिक्षण कार्य की जो रूपरेखा बनाई जाती है उसे वार्षिक पाठ्य योजना कहते हैं। पूरे वर्ष के कार्य दिवसों की गणना करना, कुल दिवसों का अवकाश, अर्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षा को कम कर देना चाहिए। कक्षा के लिए निर्धारित
कक्षा के लिए निर्धारित विषय को इकाई तथा उप इकाई में विभाजित करके पढ़ाना। किस माह में क्या पढ़ाया है, यानी वार्षिक पाठ्य योजना का प्रारूप है, विद्यालय का नाम, सत्र, कक्षा, विषय, कालांश इत्यादि। इसके अंतर्गत इकाई उद्देश्य में ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि, अभिवृत्ति, कार्यानुभूति इत्यादि लिखे जाते हैं। पाठ्य योजना का तीसरा प्रकार है दैनिक पाठ्य योजना। ये प्रतिदिन प्रत्येक कालांश के लिए जो योजना बनाई जाती है उसे दैनिक पाठ्य योजना कहते हैं और इसे शिक्षण का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ब्लूप्रिंट। दैनिक पाठ्य योजना को सर्वप्रथम JF यानी जोहन और फ्रेडरिक हर्बर्ट ने दिया था। दैनिक पाठ्य योजना में विद्यालय, सत्र, कक्षा, समय, दिनांक, विषय और इसके उद्देश्य इस शिक्षण सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना प्रश्न, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, शिक्षण बिंदु और फिर छात्राध्यापक कथन, फिर होती है छात्र क्रिया और फिर होता है श्यामपट्ट कार्य। बाद में मूल्यांकन प्रश्न और सबसे अंतिम में गृह कार्य प्रश्न। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचा देना। धन्यवाद।